बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपको सबसे पहले बताएं कि आज हफ्ते का आखिरी दिन है, तो यकीनन जो एक वीकेंड की खुशी होती है वो लोगों को इस वक्त महसूस हो चेहरों पे नजर आ रही होती है। आपको इशाल और मेरे चेहरे पर भी नजर आ रही होगी क्योंकि आज वीकेंड है। तो फिर हमारा भी जो होता है हफ्ते का आखिरी दिन जो होता है वो हम लोग इस तरह से खुशी से मना रहे होते हैं कि शायद जो है वो कितनी लंबी छुट्टियों पर जा रहे हैं। एक दिन का रेस्ट भी जो होता है ना वो बहुत जो है वो काउंट और बहुत ज़रूरी भी होता है ना आप सबके लिए। और खुशी में ये भूल नहीं जाना कि एहतियात हमने करनी ही करनी है। चलो जब हम एहतियात की बात कर रहे हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 24 घंटों में भी 2000 से कम केसेस जो हैं वो आए हैं। वो रिपोर्ट जो 5000 से ज़्यादा होना शुरू हो गए थे अब वो 2000 से कम हैं। 1923 जो है केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में सामने आए और शरह भी जो है वो 3.81% है। लेकिन साथ ही साथ हमने 84 कीमती जानें जो हैं वो भी खो दी हैं और इस वबा की वजह से हमारे इतने प्यारे लोग जो हैं वो हमसे जुदा हो गए हैं। तो हमने एहतियात तो लाजमी तौर पर करनी है और एहतियात लाजमी करनी है और हमें वैक्सीनेट लाजमी होना है। आपको अब कोड्स आने शुरू हो चुके होंगे और जैसे कि जो 19 साल से अबव के लोग हैं, 18 साल की उम्र से जो आगे तक के लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन भी अब शुरू हो चुकी है। तो आप लोगों को कोड भी आने शुरू हो चुके होंगे। आप लोग जाइए, जाके वैक्सीनेट हो जाइए। जैसे कि हमजा कह रहे हैं कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हमने देखा कि थोड़ा सा लोग ना रिलैक्स हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि केसेस थोड़े नीचे आए हैं। केसेस की जो जिस तरह से बढ़ रहे थे उनकी शरह कम हुई है। फिर उसके बाद हमने देखा कि वैक्सीनेट हो रहे थे लोग, लेकिन बेहतियाती भी साथ हमने देखा कि लोगों ने शुरू कर दी है। मास्क उस तरह से नहीं पहने जा रहे हैं, समाजी फासला नहीं रखा जा रहा है। तो ये चीज़ें फिर से हमें कहीं मुश्किल में ना डाल दें। बिल्कुल ऐसी है शाल। एक और अहम चीज़ कि अब रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे तेज़ी से वैक्सीनेशन का अमल इस वक्त जारी है सुबह पंजाब के अंदर। और जिस तरीके से हमने आपको गुज़श्ता रोज़ बताया था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं अब तो हमने रोज़ाना की बुनियाद पर 2.5 लाख टारगेट रख लिया कि हमने डोजेज़ लगानी है, लेकिन अभी भी पंजाब में सिर्फ 7% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और किया जा सका है। उसकी वजह क्या है? वजह हम लोग हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। इसकी वजह ये है कि हम लोग जाना ही नहीं चाहते हैं, वैक्सीनेट होना नहीं चाहते हैं। हम लोग इस अहमियत को समझ ही नहीं पा रहे कि वैक्सीनेशन इस वक्त कितनी ज़रूरी है। तो अगर आप जब तक ये नहीं समझ पाएंगे और जब तक आप निकलेंगे नहीं या वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं जाएंगे, वैक्सीनेट नहीं हो जाते, हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ही नहीं कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट ने तो आप सबके लिए जो है रास्ते खोल दिए हैं। 30 साल से ऊपर के अफराद तो जाएँ, कोई कोड शोड आपको नहीं चाहिए, अपना शनाख्ती कार्ड आपने लेके जाना है और अपने बुज़ुर्गों को भी लेकर जाएं, जाकर ख़ुद को भी और बुज़ुर्गों को भी वैक्सीनेट करवाएं। जो 18 से 30 साल की हम बात करें, यानी कि 19 साल से लेकर जो 30 साल तक के लोग हैं उनको कोड आएगा और उनको जब कोड आएगा वो अपने सेंटर में जाएंगे, जो सेंटर भी आपको मैसेज कर दिया जाएगा, वहाँ पर ख़ुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। और सरकारी मुलाजिमीन के लिए जैसे कि हमने कल भी बताया कि ज़रूरी कर दिया गया है और सरकारी मुलाजिमीन को ये ना हो कि कल को ये भुगतना पड़े कि कहीं तनख्वाहें ही ना मिले। तो आपको जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाना चाहिए, ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिलीज़ को भी जल्द से जल्द वैक्सीनेट हम सबको हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सबकी, पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की बेहतरी इसी में ही है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए एक तारीख साज दिन भी है, क्योंकि इस साल इस दिन की मेज़बानी का शर्फ जो है वो पाकिस्तान को हासिल है। हम पहली दफ़ा तारीख में इस दिन की मेज़बानी करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल पाकिस्तान के माहौल दोस्त इक़दामात का आलमी सतह पर एतराफ़ जो है वो किया गया है। मौसमियाती ख़तरों से नबरदास्मा ममालिक में शामिल होने के बावजूद पाकिस्तान मुसलसल देखें तो बेहतरी की जानिब गामजन है। कोरोना वायरस की वबा में भी मजबूत जो मईशतें थीं मुँह के बल आ गिरी, तो पाकिस्तान ने वहाँ पर भी कामयाबी से माहौलियात के मनसूबों पर काम जारी रखा है। और एक आलमी रहनुमा के तौर पर हमारा मुल्क जो है वो उभर कर सामने आया और हुकूमत पाकिस्तान
पाकिस्तान ने आलमी यौम माहौलियात के दिन की मेज़बानी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं और इस मौके पर वजारत मौसमियाती तब्दीली समेत मुल्क के मुख्तलिफ जामियात जो हैं, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर भी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। पूरा दिन ये एहतमाम किया जाएगा, तकरीबात होंगी। हम इस दिन को कैसे मनाने जा रहे हैं, इस दिन की अहमियत क्या है और पाकिस्तान को जो इस वक्त सराहा जा रहा है उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है, अब पाकिस्तान ने मज़ीद क्या प्लान किया। वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रताज गुल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज काफ़ी बिजी भी होंगी आप। बैनुल-अक़वामी यौम माहौलियात के मेज़बान के तौर पर हमें बताइएगा, पाकिस्तान आज दुनिया को क्या पैगाम देने जा रहा है? थैंक यू जी। पहले तो सबसे पहले हमें इस बात के ऊपर बहुत खुशी है और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन फोरम का, हमें यूएनएफ का जो है हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो देके और हमारे जो सीरियस एक्शन और रोल है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक विज़न है और उनका एक इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो 3 सालों में मौसमियाती तब्दीली को टैकल करने के लिए, फ़ाइट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा उन ममालिक में शामिल है क्लाइमेट इंडेक्स में जो सबसे ज़्यादा थ्रेटन है मौसमियाती तब्दीली की वजह से। तो वो जो हमने एक सीरियस रोल अदा किया, हम एज़ ए ग्रीन चैम्पियन के तौर पर दुनिया में उभरे, उस वजह से जो हमें उन्होंने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की आज जो हमें मेज़बानी दी है, पहले तो मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। और क्या आज हम पैगाम देंगे, देखिए आज की थीम भी यही है कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और बायोडाइवर्सिटी, हर साल इसकी नई थीम होती है और उस थीम के तहत हमें आज प्लेज करना चाहिए, हमें वादा करना चाहिए अपने आप के साथ भी और एज ए पेट्रियाटिक पाकिस्तानी भी कि हम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विज़न है उसके मुताबिक उनका हाथ बटाएंगे, अपने हिस्से का दरख्त लगाएंगे और माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और पाकिस्तान को इस कदर शदीद ख़तरात हैं कि हमारे ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं, हमारे दरिया जो है वो सूख रहे हैं, फ्लड्स हर साल हमारे यहाँ मुल्क में आ जाते हैं। अर्बन जो एक जिसको कहते हैं फ्लडिंग, वो पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। कराची में 37 से ज़्यादा लोग एक ही रात में शहीद हो गए थे अर्बन फ्लड्स की वजह से या हेवी रेनफॉल की वजह से, और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमने प्लेज करना है, यही पैगाम आज हम देंगे कि हमने प्लेज करना है, वादा करना है कि हम अपने इन्वायरमेंट को और अपने पाकिस्तान को, कुदरती ज़खायर को और कुदरती चश्मों को, फ्लोरा एंड फाना को, बायोडाइवर्सिटी को, चरिंद परिंद को, किसी चीज़ को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, पोल्यूट नहीं करेंगे चीज़ों को। क्योंकि अगर हमने आज अपने आप को, देर तो बहुत हो गई है, लेकिन अगर आज हमने एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ना बिहेव किया तो ज़ाहिर बात है हमारी नस्लों के लिए सेफ पाकिस्तान खुदा नख्वास्ता नहीं होगा। यही पैगाम। ज़रताज साहब भाई, पहले था बिलियन ट्री मनसूबा, फिर आया 10 बिलियन ट्री मनसूबा, कब तक पाया तकमील तक पहुंचने के इम्कानात हैं, कब तक हम देखेंगे ये दरख्त लग जाएंगे? देखिए 10 अरब दरख्त लगाने की जो एक कमिटमेंट है, हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इससे बड़ी कमिटमेंट पाकिस्तान में और इवन अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जिनके इकनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हों, जिधर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, वहाँ पे इस तरह के कभी भी इतने फ्लैगशिप बड़े प्रोग्राम नहीं किए गए किसी मुल्क की तरफ से। और हमारी तो 70 साल की दौरे हुकूमत में जो पिछली थी उसमें कभी भी पाकिस्तान में कभी भी क्लाइमेट फंडिंग या जिसको कहते हैं ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर कभी भी काम नहीं किया गया। इनफैक्ट दरख्तों को काटा ही गया, जंगलात को बेदरग जो है लकड़ी काटी गई, चोरी की, नुकसान पहुँचाया गया और इन लैंड को इनक्रोच करके कब्ज़ा माफिया के साथ मिलकर उसके ऊपर जो है वो अपने मकानात और घर जो है वो तामीर किए गए। तो 10 अरब दरख्त लगाने का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इनिशिएटिव था, ये KPK में जो बिलियन ट्री सुनामी जो हमने बाउंड चैलेंज में हमने जिसको सरपास किया, 1 अरब से ज़्यादा हमने दरख्त लगाया, उसी की रेप्लिकेशन है। अभी हमने 3-4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मखनियाल जो है हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में 1 बिलियन या 1 अरब वा जो दरख्त था वो लगा के 1 अरब पूरे किए, 9 अरब अभी रहते हैं। 9 अरब में जो है वो 1.5 बिलियन जो है वो टारगेट मैंग्रोव्स का है, जिसमें हम मरीन लाइफ को बेहतर कर रहे हैं और उसके ऊपर काम करें। तो 9 अरब टू गो टिल 2030। और लेकिन ये कि हमने अपने डिपार्टमेंट में इसके ऊपर काम कर लिया है, हमने अंडर वन अम्ब्रेला तमाम सूबों को ऑन बोर्ड कर लिया है। हमने उसकी जो बजट एलोकेशन है 127 बिलियन की ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सबसे बड़ा बजट जो है इस मिनिस्ट्री को, इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए दिया है। हमने कम्यूनिटी को, डिपार्टमेंट्स को इसमें
इन्वॉल्व कर लिया है, टारगेट्स हमारे बन गए, नर्सरीज़ के ऊपर हमने काम कर लिया है, तो इंशाल्लाह सही समत में चल पड़े हैं और बाकी जो दरख्त हैं वो इंशाल्लाह 2030 तक लगाने में कामयाब हो जाएंगे। क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के लिए अरबों दरख्त लगाना तो काबिल तारीफ़ इकदाम है और पूरी दुनिया इसको सराह रही है, मगर मज़ीद कौन कौन से शोबे हैं जहाँ पर माहौलियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाएगी या फिर वैसे शऊर उजागर किया जाएगा, उनकी मदद ली जाएगी? देखिए, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान तो बिहेवियर चेंज की सबसे बड़ी मूवमेंट है जिसमें हम लोगों को कि बिहेवियर चेंज के ऊपर काम करें कि अल्लाह ताला ने आपको इंतहाई खूबसूरत मुल्क दिया जिसका लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। एक तरफ आप हिमालयाज़ और कराकोरम और शेख बदीन और जो हमारी जो सॉल्ट रेंज है या कोह सलेमान है उसकी खूबसूरती और जो ग्रैंड्योर है उससे ज़्यादा खूबसूरत अब आपके पास किसी और मुल्क के पास वो नहीं है, रेंज नहीं है माउंटेन की। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लश लाइल ग्रीन जो है आपका नॉर्दर्न एरियाज़ है, हुंजा तक की खूबसूरती इंसान एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सवात तक की इसके तरह खूबसूरत है। तो लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम टूरिज़म में उतने पैसे पोटेंशियल नहीं हासिल कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ एक जिसको कहते हैं कि ग्रीनरी और क्लीनलीनेस नहीं है। तो ये तो बिहेवियर चेंज की सबसे बड़ी मूवमेंट है और उसमें हम लोगों को ये शऊर दे रहे हैं कि एकेडमिया और डिस्ट्रिक्ट के लोग, गली मोहल्ले के सब लोग अपने इलाकों की ओनरशिप लें और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हाथ बटाए कि अकेले हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप हमसे इसमें हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, शहरों में हम अर्बन फॉरेस्टेशन, मियावाकी फॉरेस्ट हम लोगों ने शामिल किया उसमें, जो सबसे एक जापानीज़ बोटानिकल या बोटानिस्ट का सबसे अच्छा एक तरीका है जिसमें जल्दी ग्रो हो जाते हैं शहरों के अंदर जो है वो जो जंगल होते हैं छोटे सतह पे। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ऑलरेडी ऑर्डर है, बड़ा क्लियर डायरेक्टिव है कि जहाँ पे शहरों के अंदर कोई जगह इंक्रोच है गवर्नमेंट लैंड उसको डी इंक्रोच करें और फ़ौरन वहाँ पे पार्क्स और मियावाकी फॉरेस्ट लगाएं। इसके अलावा फ्लैगशिप प्रोग्राम में हमारे पास जो है वो बड़े जो टारगेट्स हमने अचीव करने, रिचार्ज पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं। रिचार्ज पाकिस्तान में हम लोग जो हमारा फ्लड वाटर है या जो हमारा रेनफॉल की वजह से जो बारिशों का पानी आता है और वो एक अजाब बन जाता है लोगों के लिए, उसको हम एसेट में तब्दील कर रहे हैं और उसको हम पानी की ज़मीन की नमी को दोबारा बेहतर करने के लिए और वाटर टेबल के लिए इसको के डिप्लीशन ऑफ वाटर जैसे सिंध के अंदर या थर में या फिर स्पेशली जो बलूचिस्तान में तो 1200 फुट से पानी नीचे चला गया है, इसके तरफ पंपिंग की गई, इसके तरफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को ज़ाया किया गया, तो उसको रिचार्ज करना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा विजन है, एक बड़ा प्रोग्राम है हमारी दौरे हुकूमत का। इसके ऊपर आगे काम करें कि तबाही सैलाब का पानी और बारिश का पानी मचाने के बजाय इसको हम दोबारा से अपनी ज़मीन को ठीक करें, रिचार्ज कर लें, इसमें से एक्वाफर अपने बढ़ाएँ। फिर प्लास्टिक बैग्स बैन के ऊपर काम करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, इसको सॉलिड टू वेस्ट को जो है वो एनर्जी में चेंज करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर बड़े अभी कंज्यूमर उसके ऊपर भी एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी काम करें और गवर्नमेंट खुद भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो अपने शहरों के साथ मिलकर काम करी। तो 20 कंट्रीज़ सिटीज़ में हमने कॉम्पिटिशन भी कराया है। इसके अलावा पॉलीथीन के ऊपर जो है इस्लामाबाद में तो बड़ा अच्छा अमल हो रहा है, लेकिन ये कि सुबह से भी ये अपील है तो उसको प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं। और इससे भी बड़ा इनिशिएटिव जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको मैं कहूँगी, जिसमें हम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में 23 नेशनल पार्क हम लोगों ने शामिल किए। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम देखें पूरी दुनिया में बड़ी पुरकशिश मतलब रखते हैं, अपने अंदर एक कशिश रखते हैं। हमारी तरजीहात क्या हैं? हम देखें तो महंगे तरीन फर्नेस ऑयल हैं या कोयले से हम लोग जो है वो बिजली पैदा कर रहे हैं। बहुत ही हम लोग देखें तो अपने माहौल को खुद गंदा कर रहे हैं। हमारी तरजीहात आखिर क्या हैं? हम इससे किस तरीके से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? वेरी वैलिड क्वेश्चन जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो हमारी एक वाटर पॉलिसी भी बन चुकी है और पावर मिनिस्ट्री के साथ रिन्यूएबल एनर्जी भी, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी कैबिनेट ने अप्रूव करवाई हुई है। उसमें हम लोगों ने दुनिया से वादा किया कि 2030 तक हम लोग 60% जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाएंगे और जितनी भी क्लीन एनर्जी है, चाहे वो हाइड्रल है, चाहे वो विंड है, सोलर है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और बल्कि आप देख भी रहे हैं कि 2 बड़े डैम जो है वो तो बनने जा रहे हैं और बाकी टोटल मिला के 10 डैम 1963 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में काम हो रहा है। गोमलजाम डैम इंशाल्लाह बनने जा रहा है केपी के अंदर। दियामिर, बादशाह डैम, दासू डैम, इसके ऊपर तो काम ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े
ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर हम लोगों ने 2030 तक हमने वादा किया कि 60% हम इस पे आ जाएंगे। और आपने बिल्कुल ठीक है कि कोयला और ये जो क्लीन एनर्जी नहीं है, इससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। तो हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं इस पे, ये दोनों, क्योंकि ज़ाहिर बात हम तो पॉलिसी मेकर ज़्यादा हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली करना वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री ने है। तो उसके ऊपर हम नए कॉरिडोर भी करें और चाइना के साथ भी इसके ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। सत्ता साहब, हम क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की बात कर लें और या फिर दीगर मंसूबों की बात कर लें, काबिल सत्ताइश हैं, लेकिन अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख रहे हों तो उसके अंदर हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो काफ़ी तल्ख़ नज़र आते हैं। उसमें हमें मज़ीद कितना काम करने की ज़रूरत है, हम कितना जो है अभी तक उस पर कंट्रोल कर पाए हैं, कितनी लंबी जंग है जो हमें लड़ना होगी? देखिए, एयर क्वालिटी तो पाकिस्तान में आप अगर याद करें तो ये काफ़ी इसमें 2000 में ही मिलेनियम में ये मामला स्टार्ट हो गया था, जब लाहौर और उखाड़ा और साहिवाल जो ये पूरी जो हमारी अपर बेल्ट है, ये बिल्कुल फॉग जब स्टार्ट होती थी तो स्मॉग की लपेट में आ गई थी। तो उन दोनों की जो हुकूमत है उनको तो शुरू में समझ ही नहीं आई कि ये स्मॉग है, ये फॉग नहीं है। लोग भी बाहर निकलते थे, बड़ा खुश होते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब लोग बीमार होना शुरू हुए तो पता चला कि लाहौर की एयर क्वालिटी में तो ये तो कुछ और ही है, ये तो जिसको हम फॉग समझते थे ये वो नहीं है। तो फिर स्मोक की डेफिनेशन आना शुरू हो गई और पता चलना शुरू हो गया कि किस तरह ये हमारे आइज़ को, लंग्स को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। इनफैक्ट कुछ साल पहले आपको याद होगा उसकी वजह से तो बसों के जो टर्मिनल थे वो बंद हो गए थे, हवाई फ्लाइट्स जो हैं वो जो है बिल्कुल रुक गई थी, स्कूल बंद करने पड़े थे, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए थे और हमारा जानी, माली और हेल्थ का बड़ा जो है वो नुकसान हुआ था। तो एयर क्वालिटी तो बहुत डैमेज हो गई थी। खैर ये इसका हमारे हरियाणा और दिल्ली के साथ भी ताल्लुक़ है, ये ट्रांस बाउंड्री भी होता है, इसके ऊपर हमने स्मोक कमीशन भी बनाया है। एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ज़ाहिर बात एक दिन में तो ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन पोटेंशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ा बेटर काम किया है। एक तो ये कि हमने 2030 तक जो है एक ये कमिटमेंट की हुई है कि हम अपनी गाड़ियों को 30% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। उसकी हमने पॉलिसी भी कर ली और इसके ऊपर जो हमारा इंडस्ट्री का जो एक वो है मिनिस्टर, उसके साथ उसके इंपोर्ट पे और उसके ऊपर काम हो रहा है। और हम बड़ा सोच समझ के स्टेप्स ले रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बैटरीज का और इस तरह की चीज़ों का जंक यार्ड नहीं बनाना चाहते हैं, जो एक फेलियर था कि जिसकी वजह से जब CNG पे कन्वर्जन हुई थी और उसका बाद में जितना बेड़ा गर्क हुआ। तो हम बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं। दूसरा हम ये करें कि अगर आप देखेंगे कि तो 1992 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में यूरो 2 के बजाय यूरो 5 डीजल और पेट्रोल जो है वो हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है। इलीगल के ऊपर भी ट्रैक डाउन कर रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उसमें कितना लेड और सल्फ़र का कंटेंट है और कितना हमारी एयर क्वालिटी को डैमेज करता है, कितना हमारी हेल्थ को और दूसरा कितना गाड़ियों को, उसके ऊपर भी क्लैम डाउन किया है हमारे बॉर्डर्स के साथ। लेकिन जो लीगल पाकिस्तान में जितने भी आपकी ये जो कंपनीज़ हैं ऑयल की, ये सब के सब आई अश्योर यू कि पहली दफ़ा 1992 के बाद हमारे दौर हुकूमत में यूरो 5 जो है वो क्लीन पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूरो 5 बड़ा हाई वो है जिसको कह सकते हैं कि एक हाई टेक है, जिसके अंदर आपको इस तरह की सल्फ़र की और लेड की आपको कंटेंट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक और बड़ा ही अहसन इकदाम है जो कि पंजाब की जानिब से उठाया गया, जो भट्टे थे उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ करवाया गया। हम देख रहे हैं कि दीगर जो सूबे हैं उसमें कितना काम इस वक्त हो चुका है, कितने भट्टे हैं जिनको दीगर सूबों में उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र किया जा चुका है अब तक। फेडरल गवर्नमेंट ने, अगर आप ई-व्हीकल पॉलिसी देख लें या ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टों को कन्वर्ट करने की पॉलिसी देखें, या फिर अगर क्लीन ग्रीन पाकिस्तान देखें, 10 बिलियन ट्री सुनामी देखें, प्लास्टिक बैग्स बैन देख लें, रिचार्ज पाकिस्तान देख लें, फिर इसी तरीके से इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, नेशनल पार्क, यू नेम इट, ये सब के सब 3 सालों में फेडरल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में जो है ये पॉलिसीज़ भी बनाई और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए। और इसी की इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस की वजह से ही हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की आज इतनी बड़ी पज़ीराई और एक्नॉलेजमेंट मिली है कि हम होस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि बाकी प्रोविंसेस में कितना उसके ऊपर काम हो रहा है, देखिए 18वीं तरमीम के बाद जो है ये इन्वायरमेंट सूबाई सब्जेक्ट है, इसका अपना एक मिनिस्टर होता है। एग्रीकल्चर एक सूबाई सब्जेक्ट है, इसका अपना प्रोविंशियल मिनिस्टर होता है। फॉरेस्ट एक सूबाई सब्जेक्ट है और इसका अपना एक प्रोविंशियल मिनिस्टर होता है। तो फेडरल गवर्नमेंट तो जितने मैंने आपको प्रोग्राम गिनवाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में हम पॉलिसी मेकिंग डायरेक्शंस दे सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस या इम्प्लीमेंटेशन तो सुबह नहीं करना है। तो चीफ मिनिस्टर साहिबान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और डिपार्टमेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सूबाई मिनिस्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना बड़ा तारीख़ में आपको मौका मिल रहा है कि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर सकें, अपनी फूड सिक्योरिटी को बेहतर कर सकें, अपने मुल्क को साफ़ कर सकें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सकें और प्लास्टिक पोल्यूशन से निजात हासिल कर सकें, मुल्क को जो है इको टूरिज़म की तरफ ले जाएं। इवन टूरिज़म भी सूबाई सब्जेक्ट है, उसका भी अपना एक मिनिस्टर होता है टूरिज़म का। तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ ताउन करना चाहिए और उनको चाहिए कि अपने सूबों में सूबों को भी अपना काम करना। ताजगुल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है इशाल, और जिस तरह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तमाम जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, मतलब वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और आज बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान को ये एजाज़ मिल रहा है कि हम आज जो है इसकी मेज़बानी करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी मुलाकात हुई है कल, बहुत अहम मुलाकातें थी कल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के बासियों को ये बड़ी खुशखबरी सुनाई है मुलाकात के बाद कि आइंदा बजट में कराची हैदराबाद की तरक्याती ज़रूरियात पर ख़ुसूसी तौर पर गौर किया जाएगा। और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें सूबा सिंध बिलखसूस कराची के मसाइल और तरक्याती मनसूबों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। हाँ जी, एमक्यूएम बिल्कुल ऐसे ही। एमक्यूएम वफ़द ने वज़ीर आज़म को कराची हैदराबाद की जो तरक्याती ज़रूरियात हैं, मसाइल हैं, उनसे आगाह किया है और बजट से मुतालिक तजावीज़ भी पेश की हैं। अपनी मुकम्मल हिमायत का भी उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को यकीन दिलाया। और इत्तेहादी जमात के अरकान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि सिंध के अवाम की जो तरक्याती ज़रूरियात हैं, उनके मसाइल का जो है मुझे मुकम्मल तौर पर इदराक है और वफाकी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए अपना किरदार भी अदा कर रही है। हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, उन्होंने यकीन दहानी कराई है, मज़ीद भी काम करेंगे। और एक और चीज़ भी उन्होंने कही है कि कराची मुल्क का मुआशी हब है और कराची की तरक्की ही दरअसल मुल्क की तरक्की है और कराची की तरक्की अवामी मसाइल के मौसर हल का तकाजा करती है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है और उन्होंने कहा है कि हमारा इत्तेहाद जो है वो सिंध और खुसूसन कराची के अवामी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। अच्छा, ये तो है, मुलाकात हुई, मुलाकात में यकीन दहानियाँ भी हुई, यहाँ मुलाकात थी, कुछ गवर्नर राज की बातें भी हो रही थी कि इसमें उसकी भी बात की जाएगी और कुछ दीगर मामलात थे। लेकिन एमक्यूएम जो है वो कोई वफाकी हुकूमत से इतनी खुश भी नज़र नहीं आती है। वो अक्सर जो है इस बात का इजहार किया जाता है, इजहार नाराज़गी किया जाता है या फिर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं कि हमसे जो वादे किए गए थे वो अभी तक जो हैं पूरे नहीं किए गए हैं। तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते हैं, लेकिन कल उन्होंने कहा है कि जी कि हम बजट पर मुकम्मल तौर पर जो है आपके साथ हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे। साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मसाइल का मुझे इदराक है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि कराची के, हैदराबाद के, सिंध के जो मसाइल हैं उनको भी हल अच्छे तरीके से। कल के वादों के बाद एमक्यूएम की नाराज़गी जो है वो खासी कम हुई है, हमने देखा भी वक्ती तौर पे। अब जब मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचेंगे, वादे पाए तकमील तक पहुँचेंगे, तो फिर देखने वाली बात होगी कि क्या वो नाराज़गी, वो शिकवे गिले जो थे वो ख़त्म हुए या नहीं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं नाज़रीन। हमने पहले भी आपसे शेयर किया था और आप सब जानते हैं कि दुनिया के जो सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को सदर लिस्ट में शामिल कर लिया। इस कदम से पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी और रोज़गार के मौके तो मुयसर आएंगे। लेकिन इसका एक और चीज़ भी है जो भी सामने आ रही है कि कुछ नुकसानात हैं जो हमें, मतलब नुकसानात नहीं है लेकिन हमारे लिए कुछ आसानियाँ होनी चाहिए जो नहीं है। आसानियाँ होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि जब एक चीज़ आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की और गवर्नमेंट को इसका जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है और गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़ना चाह रहे थे, मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाह रहे थे या फिर बाहर से कहीं पर बिजनेस कर रहे थे, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा था उसमें, तो इससे ये तो फ़ायदा हुआ। लेकिन ये खुशाइंद इक़दाम है, मगर अभी भी ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग से वाबस्ता अफराद को कुछ मुश्किलात का सामना है। उन मुश्किलात को दूर करना है और उन्हें उम्मीद भी है कि मौजूदा हुकूमत जल्द ही उन मुश्किलात का इजाला करेगी, कोई हल भी निकालेगी। और ये खुशी उस वक्त तक अधूरी है जब तक पेपाल पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज शुरू नहीं करता। मेरे जैसे लोग जो हैं वो तो, इशाल का तो मुझे पता नहीं, वो तो पेपाल का लफ्ज़ भी जब पहली बार सुन रहे हैं तो समझ नहीं लग रही है पेपाल आखिर है क्या चीज़। और ये जो ई कॉमर्स से वाबस्ता अफराद हैं, ये पेपाल की बात इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? हमें ट्विटर पर ये ट्रेंड नज़र क्यों आ रहा है कि जी प्लीज़
पेपाल को पाकिस्तान लाया जाए, उसको लाने में क्या प्रॉब्लम है और आने से फ़ायदा क्या होगा, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम ये देख रहे हैं कि जो बैरूनी ममालिक से ख़रीदार हैं पाकिस्तान के अकाउंट्स में बराह रास्त पैसे भेजने से थोड़ा कतराते हैं। ऐसी सूरत में पेपाल जैसी सर्विस जो है वो आपको बिजनेस करने में आसानी देती है। अमेज़ॉन और ईबे है, इस समय बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान आसानी से अपनी अशिया ख़रीद और बेच सकते हैं यहाँ पर और फिर ज़र मुबादला हासिल कर पाते हैं। पेपाल जो है ये वो सर्विस है जिसके थ्रू आप आराम से अपनी ट्रांजैक्शंस जो है वो कर सकते हैं। आपको पेमेंट्स जो हैं वो आराम से अपने मुल्क में बैठे हुए रिसीव हो सकते हैं। अच्छा, ये इशाल को इतनी बात पता है, वैसे मुझे पेपाल के बारे में इतनी बात नहीं पता, इसलिए हमने आपकी आसानी के लिए, मेरी आसानी के लिए जो है माहिर को बुलाया है, एक्सपर्ट को बुलाया है कि वो हमें बताएं। वो लोग कह रहे हैं कि पेपाल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक्स के थ्रू एक्चुअली चक्कर क्या है और पेपाल क्या बैंक से रिलेटेड है, नहीं है, अकाउंट जो है वो बैंक के साथ जो है कनेक्टेड भी होगा, नहीं होगा, चक्कर क्या है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ई कॉमर्स एक्सपर्ट हाफिज़ अहमद मौजूद हैं। हाफिज़ अहमद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये जो हम अभी थोड़ी सी बातें कर रहे थे, क्योंकि हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं कि अमेज़ॉन सेलर लिस्ट में पाकिस्तान को जो है शामिल कर लिया गया, लेकिन अब मुश्किलात हैं क्या, ये पेपाल चीज़ क्या है, आने से क्या फ़ायदा होगा और पाकिस्तान में है क्यों नहीं अभी तक? अच्छा, मैं आपको दोनों चीज़ें अलग अलग क्लियर कर देता हूँ कि अमेज़ॉन एक अलग मार्केट प्लेस है, पेपाल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। अमेज़ॉन तो पाकिस्तान में आ गया, अब हम पाकिस्तान से बैठ के अमेज़ॉन की आईडी बना के अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और वो पैसे पाकिस्तान में ला सकते हैं। पेपाल दो तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं। एक तो वो लोग जो बाहर के लोग पाकिस्तान से कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं होलसेल में और अमेज़ॉन पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचना चाह रहे हैं, उनके लिए इशू ये है कि वो ट्रस्ट करते हैं पेपाल के ऊपर, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में अगर पैसे आ जाते हैं और क्लाइंट को या कस्टमर को प्रोडक्ट टाइम पर नहीं मिलती तो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। अच्छा, जबकि पेपाल में वो पेपाल को क्लेम कर सकता है कि मैंने आपके थ्रू ट्रांजैक्शन की है तो मुझे अभी तक प्रोडक्ट नहीं मिली या डिले हो गई है। अच्छा, तो पेपाल उसको रिफंड कर देता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि अमेज़ॉन पे बिजनेस करने के लिए आपके पास 20-25 हज़ार 30 हज़ार डॉलर होने चाहिए प्राइवेट लेवल, अगर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है। ईबे और इट्सी ये ऐसी मार्केट्स हैं कि आप 500-700 हज़ार डॉलर से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए पेपाल के बगैर मुमकिन नहीं है। क्योंकि इट्सी पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं और पाकिस्तान से बहुत अच्छी मार्केट वहाँ पे बनाई जा सकती है। ईबे पे भी लोग बेच रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन वो ये करते हैं कि अपने किसी जानने वाले का पेपाल का अकाउंट यूज़ करते हैं यूएस या यूके में से। अब सबका जानने वाला भी नहीं है और जानने वाले हों भी तो वो अकाउंट देते भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी एक रुकावट है। अगर मैं लेमैन की बात करूं, पेमेंट का एक तरीकाकार है, अगर ये नहीं होती, मतलब आप ट्रांजैक्शन डायरेक्ट इस तरह से पेपाल के थ्रू नहीं करते, तो उसके नुकसानात क्या हैं और फ़वाइद क्या हैं अगर पेपाल के थ्रू होती है तो? देखिए, नुकसान हमारे यहाँ पे पहले भी तो ई कॉमर्स पे बिजनेस मतलब हो रहा है, चलें ठीक है, सेलर लिस्ट में हमें अभी शामिल किया गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे पहले भी बैठ के फ्रीलांसर्स काम कर रहे थे। वो किस तरीके से पेमेंट्स कर रहे थे अब तक? फ्रीलांसर्स अभी जो पेमेंट्स ले रहे हैं वो पेयोनियर के थ्रू ले रहे हैं, जो कि एक वर्चुअल बैंक है। पेपाल के थ्रू पेमेंट अगर पाकिस्तान से होना शुरू हो जाएगी तो हमारा फ्रीलांसिंग का बिजनेस डबल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो पेमेंट पेपाल के थ्रू ही करना चाहते हैं। वो सिक्योर फील करते हैं, वो कोई चीज़ खरीदने पे आते ही नहीं है, वो आते ही नहीं है पाकिस्तान से। वो कहते हैं जिस कंट्री में पेपाल है, फिलीपींस है मसलन, या और कोई भी मुल्क है जहाँ पर पेपाल मौजूद है, वो वहाँ के फ्रीलांसर से काम कर लेंगे कि उसको पेपाल के थ्रू पेमेंट मिल जाए, चाहे उनको थोड़े से पैसे ज़्यादा ही देने पड़े, लेकिन वो सिक्योर फील कर रहे हैं, सिक्योर फील करता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर अगर आप फेसबुक पे देखें ग्रुप्स के अंदर, ये फ्रॉड भी हो जाता है कि किसी बंदे के पास पेपाल अकाउंट है, वो ऑफर करता है जी आप लोग मेरे अकाउंट में पेमेंट ले लें, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, वो बच्चे 50-50 डॉलर के लिए उस पर ट्रस्ट करते हैं जी आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी पेपाल, और वो लेके भाग जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो सेल करना चाह रहे हैं ईबे या इट्सी पे, उनके लिए भी परेशानी है। हाफिज़ अहमद, हमें ये भी बताएं कि पेपाल जब आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है, हमें पता है कि अमेज़ॉन के सेलर लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करवाना ये भी एक बहुत मुश्किल काम था। पेपाल आ जाता है, क्या वो कहीं पे चीज़ पैसा कितना आ रहा है उसका रिकॉर्ड कहाँ पर होगा? हमारे एफबीआर को कैसे पता लग रहा होगा कि ये पैसे आ रहे हैं? क्या वो भी हमारे बैंक से कुछ कनेक्टेड होगा? पेपाल वो काम कैसे करता है, उसका तरीकाकार क्या है? अच्छा देखिए, पेपाल के जो फ्रॉड है ना वो तो यूके में भी होता है, वो तो यूएस में भी होता है। अच्छा, ऐसा नहीं, पेपाल देखें बैंक से भी लिंक होता है, और जो लोग करते हैं मतलब टैक्स वगैरह बचाने के लिए वो ये करते हैं कि पेपाल टू पेपाल ट्रांजेक्शन्स करते हैं। अच्छा, पेपाल में पेमेंट आई, जब तक वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं निकलेगी वो रिकॉर्ड पे नहीं आएगी। ठीक है, तो लोग क्या
क्या करते हैं, पेपाल से पेपाल किसी को कर दिए, कैश ले लिया। ये तो यूके और यूएस में भी होता है। अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए कोई ये अलग सी बात नहीं है, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है। लेकिन जो मेनली पेपाल से आपने पेमेंट विड्रॉ करनी है वो आपके बैंक अकाउंट में होती है, उसके साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है जिसमें आप अपनी पेमेंट निकालते हैं। अच्छा, पेपाल को पाकिस्तान लाना कितना मुश्किल है? मतलब इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी गुफ्तगू इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है कि पेपाल का आना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है और फिर इसको लाना कितना मुश्किल है? हम देख रहे हैं कि हमारे हमसाए मुल्क में इस वक्त मौजूद है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। क्या ट्रस्ट नहीं है उतना? अच्छा, पेपाल का पाकिस्तान में आना अमेज़न से ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि अमेज़न एक प्राइवेट बिजनेस एंटिटी है। पेपाल जब पाकिस्तान में आएगा तो उसके लिए बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्वॉल्व होने, जैसे FATF है, अभी हम ग्रे लिस्ट में हैं, जून में इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उससे निकल जाएंगे। तो इसके अंदर गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। और अभी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है कि FATF ने एक्सेप्ट किया कि हमने जो 40 पॉइंट्स पाकिस्तान को दिए थे उसमें से 31 पे काफ़ी हद तक अमल दरामद हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। माशाल्लाह, बड़े आप अपडेटेड हैं इस चीज़ में भी। ई-कॉमर्स वाले जो है न्यूज़ पे भी इतनी खबर रख रहे हैं। नहीं, ज़ाहिर हमारी फील्ड है तो हमें रखनी पड़ती है नजर के क्या चल रहा है और चलें। हाफिज़ अहमद, ये तो हमने पेपाल की ना सारी बात कर ली, अब हमें थोड़ा सा आप ई-कॉमर्स के बारे में भी बताएं। जिस वक्त अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने ये ट्वीट की, हम सबको ये बात पता लगी, उस दिन से लेके आज के दिन तक कितने नए बच्चे इस काम में शामिल हुए हैं, कितने ज़्यादा वो मोटिवेटेड हैं और कितने ज़्यादा लोग आपसे जो है अब कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी हम भी ये काम करना चाहते हैं? पाकिस्तान में कितना फ़र्क पड़ा है ई-कॉमर्स में इसमें? बल्कि मैं अगर आपसे कहूँ तो मैं नंबर्स काउंट ही नहीं कर सकता। अच्छा। जब से ये हुआ है, क्योंकि उससे पहले लोग मसला यही था ना कि आईडी बाहर से बनती, बैंक अकाउंट बाहर से, वर्चुअल बैंक अकाउंट, ट्रस्ट के इश्यूज। अभी पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो जिनके साथ हम काम कर रहे हैं मिलके, कि वो अपनी प्रोडक्ट्स हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे लेके आएँ। तो उसके लिए हम कॉर्पोरेट सेक्टर में और बाकी लोगों में माशाल्लाह हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे ला के सेल कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं वो एक बिजनेस मॉडल होता है FBM। अगर मैं अमेज़न के अंदर एक FBA है फुलफिल बाय अमेज़न और एक FBM फुलफिल बाय मर्चेंट। FBA के लिए तो मैंने आपको बताया 20 से 25 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। FBM आप 1000-1500 डॉलर से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपने सिंगल प्रोडक्ट अपने घर से भेजनी होती है, आपको इकट्ठा स्टॉक नहीं बाय करना पड़ता। तो अब जब पाकिस्तान से आईडी बनती है तो पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो FBM मॉडल में आप अमेज़न पे बेच सकते हैं। तो उस पर अब यहाँ से करेंगे, पाकिस्तान पोस्ट का ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट हुआ अमेज़न के साथ एज अ डिलीवरी पार्टनर, तो हम उनके थ्रू US और UK में अपनी प्रोडक्ट अब एक दो करके भी भेज सकते हैं। उसमें बहुत सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो अब आएंगी, तो इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, उन लोगों को भी फ़ायदा है जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिनके पास नहीं है वो सिंगल प्रोडक्ट बेच के भी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अमेज़न का वेयर हाउस वो यहाँ बनने के कितने चांसेस हैं और क्या कब तक ये मुमकिन हो सकता है? ज़रूरत हमें कितनी है वैसे? ज़रूरत एज सच मैं नहीं समझता कि उसकी भी ज़रूरत है। बाहर की मार्केट में बेचना, बाहर की मार्केट में, और आने के चांसेस भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखिए अमेज़न की आईडी बनती है दुनिया में 105 मुल्कों से और अमेज़न मार्केट प्लेस है सिर्फ 10 मुल्कों में। हम तो अभी ऐड हुए, अभी तो वो 90 मुल्क भी रहते हैं जिनके पास अमेज़न के वेयर हाउसेज नहीं है, और हमें ज़रूरत भी नहीं छोटी मार्केट में बेचने की। पाकिस्तान उस जगह पे भी स्टैंड भी नहीं करता कि इतनी जल्दी वेयर हाउस जो यहाँ जी बिल्कुल, तो हम लोग इतनी बड़ी मार्केट भी नहीं है ना, मार्केट्स तो बड़ी वही हैं। बस आखिर में हमें इतना बता दें हाफिज़ अहमद साहब के बच्चे अब सीखना चाह रहे हैं कि जी कि हमें पता लगे अगर ये इतनी कमाल की चीज़ है, इधर से इतना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, उनको फ़ायदा होगा और वो आगे भी मुलाजमतें दे रहे होंगे। हमने ऐसे कई बच्चे देखे हैं। कहाँ से सीखें? हमें तो पता ही नहीं है कि हमने सीखना कैसे है। क्या हम YouTube पे जाएं, हमें कोर्सेज मिल जाएंगे? क्या हम कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ से सीख लेंगे? हमने सीखना भी तो है ना, सीखें कहाँ से? सीखने के लिए YouTube, Facebook भरा पड़ा है अभी पाकिस्तान में। आप सिर्फ ई-कॉमर्स जाके लिखें, अच्छा, आप कुछ भी लिखें, आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, वहाँ पे डिफरेंट वीडियोस आती हैं, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। हम खुद भी फेसबुक पे भी ऑनलाइन भी लोगों को सिखाते हैं। जी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना समझा जाता है। अच्छा, मतलब अकाउंट्स बनने शुरू हो गए अमेज़न के ऊपर? जी, पाकिस्तान से बहुत से अकाउंट बनने शुरू हो गए हैं, अब लोग बना रहे हैं, इजीली अकाउंट लोगों को पता चल रहा है, पता लग रहा है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, एजुकेशन तो नहीं कुछ ज़्यादा चाहिए ना ये काम करने के लिए? कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश आपकी, क्योंकि जब आप काम करते हैं या आपके जो क्लाइंट्स हैं, स्पेशली जो फ्रीलांसिंग करते हैं, तो गोरे क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन नॉर्मली तो वो ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू ही होती है, लेकिन कभी कभी बात भी करनी पड़ती है, तो इतनी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। ठीक है हाफिज़ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और हम उम्मीद कि जो अभी कुछ मुश्किलात हैं, बड़ी मुश्किल जो है वो हल कर दी है हमारी गवर्नमेंट ने, और जो छोटी मोटी मुश्किलात हैं उनका भी इजाला होगा, वो भी हल हो जाएंगी। और ये जो पेपाल वगैरह है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो चाहिए ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स को और ई कॉमर्स पे काम करने वालों को, वो भी पाकिस्तान आ जाएंगी।
और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वैसे भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बदल रहा है, हमारी इक़्तिसादी बेहतरी और तामीराती पॉलिसी की कामयाबी के नताइज जो हैं वो मुख्तलिफ शोबों में नज़र आ रहे हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CDA को भी शाबाश देते हुए कहा है कि CDA को अब तक जो है वो 2017 में तकरीबन 5 अरब 80 करोड़ रुपए की जो खसारे का सामना था, लेकिन इदारा जो दिवालिया होने के करीब था, उन्होंने ये कहा है, लेकिन बेहतरी आई है उसमें। बिल्कुल। रवा माली साल के इख्तिताम पर बात कर ली जाए तो CDA के पास 73 अरब रुपए जो हैं वो पड़े हुए हैं, जबकि 26 अरब रुपए पहले ही अकाउंट्स में मौजूद हैं। वो फाजिल पहले हैं 73 अरब और बाकी जो मौजूद हैं, और उन्होंने साथ क्या वेल डन टीम CDA, बहुत बड़ी बात है। वज़ीर आज़म वैसे इतनी जल्दी जो है किसी से खुश भी नहीं हो रहे होते किसी की कारकर्दगी से, इसलिए हम देखते हैं कि वज़रा को भी कई दफ़ा तब्दील किया जा रहा होता है, तो वो वेल डन CDA कह रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि माली इस्तेहकाम के उसूल के बाद अब वक्त आ गया है कि इस्लाह तंजीम नौ को अपनी तरजीह बनाते हुए अब पूरी रफ्तार से इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाया जाए। बिल्कुल ऐसी अब इस्लामाबाद के ऊपर नजरें हैं, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि दूसरे बड़े शहर भी पुख्ता अज़्म, शफाफियत, जिद्दत के ज़रिए पायदार इक़्तिसादी तरक्की और ख़ुद इन्हिसारी का ज़रिया बन सकते हैं। मतलब अब उनका ध्यान जो है वो इस तरफ आ गया है कि तरक्की किस तरीके से शहरों को दी जाए। बिल्कुल ठीक है, इसी पर हम बात करेंगे। चेयरमैन CDA आमिर हमारे साथ मौजूद है। आमिर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब इतनी जल्दी जो है किसी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होते हैं। आपको कह रहे हैं वेल डन CDA, आपने ऐसा क्या किया है? खसारे में जा रही थी अथॉरिटी, बेहतर हो गए हालात, अब आपके पास जो है फाजिल पैसे भी पड़े हुए, आपने एक्चुअल क्या तब्दीली लेके आए हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत भी कर सकूं। आपने जैसे बात की, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा फोकस रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे वो हर हफ्ते एक NCC के ज़रिए मीटिंग भी करते रहे हैं, और उसमें वो खुद इसे सुपरवाइज करते रहे हैं, और ये डायरेक्ट उसी की मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी जो है वो एक तरफ शहर इस्लामाबाद को मेंटेन करना, उसको खूबसूरत बनाना, इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करना है, और साथ साथ इसमें हाउसिंग स्टॉक और कमर्शियल स्टॉक को क्रिएट करना भी है। ये यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो CDA की, और CDA के ऑर्डिनेंस में ये गिवन है। तो जब 2017-18 का जैसे आपने तस्करा किया, तो CDA का 5.8 बिलियन की डेफिसिट थी। ठीक है, ये डेफिसिट इसी तरह बरकरार रही, और 2018-19 में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने की वो ये की कि हमने बजट को थोड़ा सा रिड्यूस किया। हुजम को ये 30 अरब का होता था एवरेज, हमने इसे थोड़ा सा रिड्यूस किया स्लाइटली, और डेफिसिट को पहले खत्म किया। ठीक है। सो जो 2019-20 का बजट आया उसमें डेफिसिट 1.3 बिलियन पे हम ले आए पहले फेज में। उसका रिजल्ट ये रहा है कि हमारी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट मजीद नजर आई, हमारी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हुई, और हमारी कलेक्शंस और रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स फंसे हुए थे CDA के, जो उन्होंने 40 साल से अनाउंस किए हुए थे, डिलीवर नहीं किया था, उस पर डिलीवर करना शुरू किया। तो अगले साल 2020-21 में हमने पहला सरप्लस पोस्ट किया जो कि 7 अरब रुपए का था। यही सिलसिला जारी रहा। कोविड बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन जो हमने लास्ट बजट अभी जो प्रेजेंट किया है चंद दिन पहले, उसमें हमारे पास अकाउंट्स में, जैसे आपने भी जिक्र किया, 26 अरब रुपया इस वक्त CDA के अकाउंट्स में पड़ा होगा 30 जून को। इस वक्त हमारे अकाउंट्स में 32 अरब पड़ा हुआ है। अच्छा। लेकिन कुछ पेंडिंग पेमेंट्स हैं, कुछ पेंडिंग लायबिलिटीज हैं, वो क्लियर करके 26 बिलियन, ये वो वॉल्यूम है जो कि एवरेज पे देखा जाए तो CDA के पूरे साल का बजट होता था। तो हम जब इंशाअल्लाह साल का आगाज करेंगे तो एवरेज बजट जो हमारा था फॉर द लास्ट 5 इयर्स वो हमारे अकाउंट्स में पड़ा होगा। दूसरा, हमने अपने कलेक्शन सिस्टम को और सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया है, जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह 156 बिलियन पे पहुंच रहे हैं, विच इज फिनोमिनल। हम तकरीबन $1 अरब का बजट प्रेजेंट किया है इस्लामाबाद ने, और जिसका मकसद मेनली शहर की डेवलपमेंट, शहर के मसाइल हल करना, और अब जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चरिंग है। हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा मकसद ये है कि ऐसा इदारा, ऐसा शहर की सर्विस डिलीवरी हो जो कि एक मिसाली बन सके, और हमारी पूरी कोशिश है कि रेवेन्यू स्ट्रीम हमारे पास मौजूद है, टीम हमारे पास मौजूद है, तो हम शहरियों के लिए न सिर्फ बेहतरी इंफ्रास्ट्रक्चर में लाएंगे बल्कि सर्विस डिलीवरी में और जो प्रोसेस है उसमें बेहतरी लाएंगे। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, वज़ीर आज़म के मुताबिक CDA के पास 73 अरब का सरप्लस जमा हुआ है। इस्लामाबाद के लोगों के लिए, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, इस्लामाबाद के लिए इस पैसे को किस तरीके से खर्च किया जाएगा, और जो पानी लाया जाना है इस्लामाबाद में उसके मंसूबे के ऊपर किस तरीके से खर्च किया जाएगा?
देखिए, इस्लामाबाद की जो यही जैसे पहले भी आपने जिक्र किया है और मैं भी बता चुका हूं कि डेफिसिट में एक इदारा चल रहा था, तो शहर की हालत बहुत बुरे हाल में थी। रोड्स मेंटेन नहीं हो रही थी, पार्क्स तबाह हाल हो चुके थे, सफाई का निज़ाम ख़त्म हो चुका था, पानी का आपने जिक्र किया, बहुत बड़ा इशू था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साथ साथ इस पे काम करना शुरू कर दिया है। हमने पार्क्स जितने भी हैं इस्लामाबाद के वो रिस्टोर कर दिए हैं। F9 पार्क खंडर बन चुका था, बदकिस्मती है। इतना खूबसूरत पार्क है, जो इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं। और उसमें लाइट्स नहीं थी, उसके अंदर घास नहीं कट रही थी, फूल नहीं थे। तो अब F9 पार्क या जितने भी पार्क्स हैं इस्लामाबाद के, आप देखें लोग वहाँ आ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन भी है। इस्लामाबाद में नाले थे, एक ज़माने में कहते हैं कि जब ये शहर बना था तो उन नालों में मछलियाँ होती थी। अब वो गंदे नाले और सीवेज लाइंस बन चुकी थी। हमने उसकी भी सफाई का सिलसिला शुरू कर दिया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आपने बात किया, मैं मुख्तसरन बताता चलूँ कि ये तो काम है जो हमारी जिम्मेदारी थी, जो हम कर ही रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें इस्लामाबाद के शहरियों के लिए आ रही होंगी, वो नंबर 1 जो पुरानी कमिटमेंट्स थी, जैसे मैंने जिक्र किया, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे कुछ 1988 में और कंप्लीट नहीं किए गए थे, वो सारे इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमने शुरू भी कर दिए, बाकियों पे भी आएंगे। ट्रैफिक के मसाइल, इस्लामाबाद हाईवे, श्रीनगर हाईवे, IGP रोड, ये जो इस्लामाबाद से वाकिफ हैं वो जानते हैं, इन तमाम रोड्स पे काम होगा। पानी के मसले पे गाजी बरोथा, इसके अलावा भी हम ऑल्टरनेट्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि लो कॉस्ट हों और क्विक हों। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इस्लामाबाद में एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी हम ला रहे हैं। पार्किंग प्लाजाज ला रहे हैं, पार्किंग इज अनदर इशू। तो कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम जा रहे हैं। दूसरा, वन विंडो को हम फुली ऑटोमेट कर रहे हैं। जी ठीक है। आमिर अली साहब, हमें ये भी बताएं कि बेहंगम फैलाव की बात हो रही होती है इस्लामाबाद की, उसके लिए CDA क्या कर रही है? और साथ हमें ये भी बता दीजिएगा, जैसे हम सरप्लस की बात कर रहे हैं ना, आमतौर पे हमारे जहन में ये आता है कि जो पैसे बच जाते हैं वो जब अगला बजट आ रहा होता है तो वो पैसे आपके पास रहते नहीं हैं, उस इदारे के पास नहीं रहते हैं। लेकिन ये अथॉरिटी के पास पैसे रहते हैं, क्योंकि अगर पैसे बच रहे हैं तो वो लग जाने चाहिए थे। आम तासुर ये है, ये अथॉरिटी का जो सरप्लस है ये किस तरीके से काम करता है? जी देखिए, ये इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। जब हमारा बजट एस्टिमेट किया गया था, हमने उससे ज़्यादा सरप्लस अक्रू कर लिया। जो मैंने पहले आपको शुरू में बताया था कि CDA एक एंटरप्राइज भी है, अदर देन जस्ट सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन। जहां सर्विस डिलीवरी का ताल्लुक था उसके लिए बजट मुख्तस है, वो खर्च हो जाता है। CD ने अपनी एरियर्स को रिकवर किया है, जिसकी वजह से हमने सरप्लस जनरेट करना शुरू किया। हमने एक बिल्कुल एटीट्यूड बनाया हुआ था कि बस छोड़ दीजिए चीजों को, रिकवरीज को छोड़ दीजिए। हमने बहुत फोकस किया। हमारे ऑक्शंस जो होती हैं वो बड़ी सक्सेसफुल रही, इवन मोर देन दैट वी एक्सपेक्टेड। उससे ज्यादा हमें रिटर्न्स आए, जिसकी वजह से हमारे पास सरप्लस क्रिएट हुआ। और डिमांड और रिक्वायरमेंट इतनी है कि ये उसकी तरफ चला जाएगा। एक क्विकली मैं बता चलूं, CD में एडवांटेज हमें ये है कि ये जो सरप्लस हमारे पास आएगा, इसे हम अपने ही एंड पे शहर की बेहतरी के लिए लगा सकते हैं। हमें फिर इसे किसी और चैनल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आमिर साहब, जो आम आदमी की हाउसिंग का मामला है, CDA उसके हवाले से क्या इकदाम उठा रहा है? देखिए, 4000 घर तो पहले ही बनाए जा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह भी किया था चंद माह पहले अलीपुर फराश में। इसी तर्ज के और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू किए जाएंगे लो कॉस्ट कैटेगरी में। इसके अलावा जो हाउसिंग स्टॉक स्टैग्नेट हुआ था, वो रिवाइव किया जा रहा है और उसे मार्केट में लाया जा रहा है, जैसे प्राइसेस स्टेबलाइज होंगी। वरना इस्लामाबाद में प्राइसेस जो हैं वो बहुत एस्केलेट कर गई थी। तो जब हम नई स्टॉक को डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज होंगी और रियलिस्टिक लेवल्स पे रहेंगी। तो उस पर काम हो रहे। 4 सेक्टर्स तो अभी अंडर डेवलपमेंट हम ले आए हैं। इसी तरह पे इस साल में भी हम मजीद सेक्टर्स में डेवलपमेंट लाएंगे और लोगों के लिए हाउसिंग स्टॉक क्रिएट किया जाएगा, ताकि ये बेहंगम डेवलपमेंट ना हो जो कि आउटस्कर्ट्स में, जहां रूरल सो कॉल्ड रूरल एरियाज हैं, वहां डेवलपमेंट की जाती है, वो डिस्करेज होगी। बिल्कुल ठीक है। आमिर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब ये CDA जो है उसने जो खसारे में एक अथॉरिटी जा रही थी, अब सरप्लस जो है उनके पास मौजूद है। इस तरीके से काम भी करना चाहिए और जो अब मसाइल हैं इस्लामाबाद के शहरियों के, वो हल भी होने चाहिए जितने मसाइल उनके रह गए। अच्छा इशाल, ये बताएं कि आम तौर पर कहा जाता है कि जी कि शादी हुई 2, 3, 4, 5, 7, चले एक दिहाई हम गुजार देते, चले 10 साल बाद जो है ना वो फिर पुरानी होना शुरू हो जाती हैं। आप जो है उतना एक दूसरे में शायद इंटरेस्ट भी नहीं रह जाता, इंटरेस्ट खो देते हैं, उतना एक दूसरे को शायद अहमियत भी नहीं दे रहे होते। क्या ये तासुर ठीक है या गलत? नहीं, अब ये तासुर गलत है, क्योंकि जो आज की हमने वो खबर बताने जा रहे हैं उसके बाद ये तासुर गलत है। अमेरिकी सदर जो बाइडन अपने तमाम तर अमूर ममलिकत को एक तरफ रखते हुए अपनी शरीक हयात
जिल बाइडन की 70वीं सालगिरह इंतहाई खुशगवार मूड में और बड़े अनोखे अंदाज से मनाते हैं। उन्होंने तमाम जो काम थे सल्तनत के उन्होंने साइड पे रखे और पूरा दिन उन्होंने अपनी वाइफ के साथ स्पेंड किया। आप कहते हैं कि 5-10 साल के बाद जो है वो खत्म हो जाता है चाम? बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखा जाए तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी अहलिया जिल बाइडन की 70वीं ये सालगिरह थी, 70th ये सालगिरह थी, उस पर पूरा दिन जो है उनके साथ गुजारा है। और सालगिरह की खुशी मनाने के लिए जो बाइडन ने अपनी आबाई रियासत के साहिल का इंतखाब किया, वहाँ पर दोनों चले गए। उनकी दोनों की खुशी जो थी वो भी दीदनी थी। और इस मौके पर अमेरिकी सदर और उनकी अहलिया ने साहिल के नज़दीक पार्क में बाइसिकल ट्रेल पर साइकिल भी चलाई है इकट्ठी, जिसको आप तस्वीर भी देख रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। पार्क में जोड़े की आमद के मुंतज़िर जो अफराद थे उन्होंने हैप्पी बर्थडे टू यू का नगमा जो है वो खातून अव्वल के इस्तकबाल में गाया है। और फिर ट्रेल पर साइकिलिंग की तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हुई हैं। अमेरिकी खातून अव्वल की सालगिरह की मुबारकबाद देने का तांता जो है वो बन गया। आप अभी भी कह रहे थे कि चार्म जो है वो खत्म हो जाता है, कैसे कह सकते हैं? इसके बाद तासुर बदल गया होगा। आप चेक करें कि 1977 में 1977 में ये शादी होती है इन दोनों की, और अगर तब से हम अंदाज़ा लगाएं तकरीबन 42-43 साल बन गए ना, मतलब तकरीबन 43 साल हो गए हैं इनकी शादी को। और जो बाइडन साहब ने अब अमेरिकी सदर से ज़्यादा मसरूफ तो भाई आप लोग नहीं है ना। आप ये चेक करें ना कि आप कहते हैं जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो वक्त ही नहीं निकाल सकता। अब जो है बेगमात आपको ये कह सकती हैं भाई तुम्हें अमेरिकी सदर से भी ज्यादा मसरूफियत है, तुम्हारे सर पर ऐसा कौन सा काम है जो अमेरिकी सदर को नहीं पड़ता। हम अक्सर किसी को मुहावरत नहीं कह देते हैं तुम प्रेसिडेंट लगे हुए हो, तो भाई प्रेसिडेंट भी मसरूफियत को साइड पे रखते हुए उसने अपनी वाइफ के लिए अपनी शरीके हयात के लिए पूरा दिन जो है वो सर्व किया। और फिर जिस तरीके से पिकनिक के अंदाज में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर एक दूसरे को, और ये बड़ी अच्छी मिसाल है। ऐसी मिसालें कायम करनी भी चाहिए। और आपके लिए बड़ी भाईजान मर्द हजरात जो है ना, जो शौहर हजरात हैं, उनके लिए मुश्किल ये आ गई है। बेगमात अब कहेंगी और हम ये चाहते हैं कि बेगमात आपको ये कहें भी कि भाई अगर जो बाइडन साहब जो अमेरिकी सदर हैं वो वक्त निकाल सकते हैं तो आप ये वक्त क्यों नहीं निकाल सकते? शादी के तकरीबन 42-43 साल बाद भी जो है उस दिन को अच्छा बनाया जा सकता है। और ये छोटे छोटे आपके जेस्चर्स होते हैं जिससे जो आपके रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं और रिश्तों में ताजगी रहती है। ये आप उनके चेहरों की ताजगी को देखें, वो दोनों कितने खुश हैं। और जो खातून अव्वल है अमेरिका की वो तो बहुत ज्यादा अपने आप को जो है ना फील कर रही होंगी कि मेरे से तो बेहतर खातून है ही कोई नहीं, क्योंकि मेरा शौहर भी मेरे से इतना अच्छा है। एक शौहर की जो तारीफ तो खातून अव्वल है वैसे मोहब्बत का इजहार जो है यही सब कुछ होता है। आप लोग नए नए तरीके सोचिए किस तरीके से अपने शरीक हयात को खुश कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। चाल हम जब बात कर रहे होते हैं ना तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमेशा यूथ की बात की है और अब उन्होंने यूथ काउंसिल के दूसरे बैच की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म काउंसिल के पैटर्न इन चीफ होंगे, उस्मान डार साहब को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है और काउंसिल जो है वो 33 नौजवानों पर मुश्तमिल है। बिल्कुल ऐसे ही, और इस हवाले से काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूथ काउंसिल में खेल, तालीम, मजहब, मईशत और आर्ट से वाबस्ता नौजवानों को शामिल किया गया है। और चारों सूबों आज़ाद कश्मीर से जो अमूर नौजवान के वज़ीर और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के डेप्यूटी सेक्रेटरी काउंसिल का अरकान भी इसमें शामिल होंगे। ऐसे ही और मुआविन खुसूसी उस्मान डार साहब अब ये कह रहे हैं कि नौजवानों को मुल्की फैसला साजी में शामिल करने का जो वादा किया गया था हमारी जानिब से वो अब पूरा कर दिया गया। और वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी पर उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और यूथ काउंसिल में शामिल तमाम नौजवानों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। सरबराह जो है वो कामयाब जवान प्रोग्राम ने कहा है कि काउंसिल एजेंडा मुल्की सतह पर नौजवानों को तरक्की देना होगा। पावर कॉरिडोर्स जो हैं उसमें नौजवानों की आवाज़ भी सुनी जाएगी, उनको भी वहाँ पर जो है वो सुना जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, उनकी राय को भी मुकद्दम समझा जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार साहब हमारे साथ हैं। उस्मान डार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, यूथ काउंसिल के इनिशिएटिव की अहमियत क्या है और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जो नौजवान हैं वो मुल्की फैसला साजी में शरीक हो सकेंगे, उनको कैसे शरीक किया जाएगा इस अमल में? देखिए, नेशनल यूथ काउंसिल बनाने के हमारे दो मकासद हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के नौजवानों से जब हमने सर्वे किया तो पाकिस्तान के नौजवानों ने सबसे बड़ा गिला या कंप्लेंट ये की कि उनसे कोई मशवरा नहीं किया जाता, उनको किसी किस्म की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, सिविक एंगेजमेंट नहीं है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है।
तो नेशनल यूथ काउंसिल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पब्लिक सेक्टर में जो इनकी अचीवमेंट्स थी, एक्सपर्टीज़ थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये 33 नौजवानों पर मुश्तमिल नेशनल यूथ काउंसिल बनाई ताकि इनको एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिल सके। जो इनका गिला रहा है कि हमें सुना नहीं जाता, हमारी आवाज़ पावर कॉरिडोर्स तक नहीं जाती, तो सबसे बड़ा मकसद नौजवानों पर मुश्तमिल नेशनल यूथ काउंसिल बनाना, जो कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में पहली दफ़ा बनी, और इसका भी मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देना चाहूँगा जिनकी हिदायत की रोशनी में बनी। दूसरा, इसको बनाने का बड़ा मकसद ये था, आलमी सतह पर अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें, मुख्तलिफ ममालिक में यूथ फोरम्स के साथ काम करने के लिए, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स करने के लिए, उसमें नेशनल यूथ काउंसिल की ज़रूरत थी। इसलिए कि आप अगर चाहते हैं कि आपके नौजवान जाकर आलमी सतह पर नुमाइंदगी करें, तो हमें मुख्तलिफ ममालिक से ये इंस्ट्रक्शंस आती थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके नौजवान यहाँ आएँ, केस स्टडीज़ पे बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो उसके लिए फिर आपका नेशनल यूथ काउंसिल का फोरम होना ज़रूरी है मुल्क के अंदर। तो दोनों सूरतों में हमें नेशनल यूथ काउंसिल बनाने की ज़रूरत थी। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान को जो SCO में यूथ काउंसिल में मेंबरशिप मिली, जो कि हिंदुस्तान को अभी तक नहीं मिली, भारत को नहीं मिली, वो पाकिस्तान को मिली सिर्फ इसलिए थी कि हमने नेशनल यूथ काउंसिल का क़याम किया पाकिस्तान में। तो ये भी क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट को जाता है कि SCO की यूथ काउंसिल का मेंबर है आज पाकिस्तान। और उधर आलमी सतह पर हमारे नौजवान, जो हमारा पहला बैच था नेशनल यूथ काउंसिल का, मुख्तलिफ ममालिक में हमारे यूथ काउंसिल के मेंबर्स गए। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि यूथ काउंसिल की तश्कील कैसे होगी और नौजवानों की सिलेक्शन का मायार क्या होगा? देखिए, हमने इसको बाकायदा एडवर्टाइज किया था। kamyabjawan.gov.pk पे हमने क्रीडेंशियल्स मांगे थे पूरे पाकिस्तान से। मैंने खुद एक मैसेज रिकॉर्ड किया, फिर मैंने अपनी सोशल वेबसाइट से, ट्विटर से और मुख्तलिफ जो डोमेन्स हैं उस पर डाला भी। फिर असद उमर साहब ने भी पैगाम दिया। तो जितना डाटा ऑनलाइन हमने कलेक्ट किया, इसमें एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने इंडिपेंडेंटली सारे क्रेडेंशियल्स देखने के बाद जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट्स थी, इसके 6 से 7 थीमेटिक एरियाज़ हैं। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई पॉलिसी में है, कोई हेल्थ सेक्टर में है, कोई एजुकेशन सेक्टर में है, कोई IT सेक्टर में है। तो अपने थीमेटिक एरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने यूथ के जो क्रेडेंशियल्स थे, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जिसकी भी अचीवमेंट्स थी पब्लिक सेक्टर में, कोई फोर्ब्स 30 अंडर 30 से था, किसी ने गोल्ड मेडल ले रखा था, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक स्कोर कार्ड बनाया गया था। उस स्कोर कार्ड पे जो पूरा उतर रहा था वही नेशनल यूथ काउंसिल का हिस्सा बना है। देखें, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट क्या हो सकता है? मैं इस प्रोग्राम को हेड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और सियालकोट से जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, जो ज़्यादातर सियासतदान या हल्के की पॉलिटिक्स करने वालों की ख्वाहिश होती है कि हम अपने लोगों को ओबलाइज करें। इसी तरह लोन्स जो मिल रहे हैं कामयाब जवान में या स्किल स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, तो उसमें किसी सतह पे इस चीज़ को हम मद्देनज़र नहीं रख रहे कि इनका किस सियासी जमात के साथ वाबस्तगी है, या ये किसी MNA MP वज़ीर मशीर का कोई रिश्तेदार है, या किसी सियासी बासर शख्सियत का रिश्तेदार है, या किसी बड़े सरकारी अफसर का कोई रिश्तेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि कामयाब जवान का हर कंपोनेंट ट्रांसपेरेंट, साफ और शफाफियत के साथ चलाया जा रहा है। ठीक है, उसमें आपकी हुकूमत का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसका जिक्र करते हैं कि कामयाब जवान प्रोग्राम अब तक की कारगुजारी से कौम को आगाह कीजिएगा। कितने लोगों को आपने कर्जे दिए हैं, स्किल्स फ्राहम किए हैं, क्या पेशरफ्त हुई है उसमें? देखिए, ये प्रोग्राम 17 अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ था। फिर 4 माह बाद डिस्बर्समेंट शुरू होते ही कोरोना पेंडेमिक आ गया। 2020 तकरीबन हम बिल्कुल काम नहीं कर सके लॉकडाउन और कोरोना की वजह से। पिछले 6 माह में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 17,000 से ज़ायद नौजवानों को कारोबार के लिए तकरीबन आप कह सकते हैं 16 अरब रुपए की रकम एलिजिबल हो चुके हैं, और इसमें से तकरीबन 10,500 अरब रुपए के करीब तकसीम हो चुके हैं। और ये पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील में अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं नौजवान। और इसी से हम इस डाटे को पब्लिक भी करने जा रहे हैं। अगले चंद रोज़ में 25,000
लोगों के लिए रोज़गार पैदा किया है। अभी तक 10,500 जो कारोबार लगाए गए हैं मुख्तलिफ कॉर्नर्स में पाकिस्तान के। और मैं यकीन दिलाता हूँ जो आपके नाजरीन हैं, जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, इसी साल अगले 3 से 4 माह के बाद जो हम चेंजेस लाने जा रहे हैं अगले 1 हफ्ते में कामयाब जवान में, हमारा टारगेट है अक्टूबर 2021 से हर महीने हम कम से कम 10,000 ख़ानदानों को, 10,000 नौजवानों को रकम तकसीम कर सकें, इनके 10,000 हर महीने कारोबार शुरू करवा सकें। अब उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक माइंड सेट नहीं था, बैंकों के पास सिस्टम नहीं था, 2 लाख 4 लाख 10 लाख का छोटा लोन देने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। उन्होंने भी अपने इंटरनल सिस्टम मजबूत किए हैं। तो मैं नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ, मुझे इस बात का एहसास भी है, इदराक भी है। आप लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं कामयाब जवान प्रोग्राम से, हमारी हुकूमत से। तो इंशाल्लाह ताला कामयाब जवान प्रोग्राम इनकी उम्मीदों पे भी पूरा उतरेगा। और जो मेरा नौजवान कारोबार शुरू करना चाह रहा है, अपनी स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स को, लाइफ स्किल्स को इन्हेंस करना चाह रहा है, इंशाल्लाह ताला उनको भी मौका मिलेगा। और दूसरा, हेल्थ एंड वेल बीइंग, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और स्विक एंगेजमेंट के लिए भी जो हमारे मजीद प्रोग्राम्स आ रहे हैं अगले 3 माह में, उसमें भी इनके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ करने को होगा। डॉक्टर साहब, किस तरह से नौजवान प्रोग्राम के हवाले से नौजवानों के जहनों में अभी भी बड़ा तजस्सुस पाया जाता है कि क्वालिफाई किस तरीके से करें और फिर किस तरीके से वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं और जवान जो है कामयाब जवान बन सकते हैं। तो इस तजस्सुस को भी ज़रा ख़त्म कीजिएगा। देखिए, पहले तो मैं नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ, इसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, पिक एंड चूज नहीं है, मनपसंद लोगों को नहीं दिया जा रहा। कामयाब जवान .gov.pk पे हमने ऑनलाइन सारा एप्लीकेशन फॉर्म डाला ही इसलिए था कि ये साफ और शफाफ और ट्रांसपेरेंट रहे। ठीक है। तो वो नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं, वो कामयाब जवान .gov.pk पे जाएं। उर्दू इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में फॉर्म अवेलेबल है, डाटा अवेलेबल है, ये पढ़ सकते हैं, उसके फीचर्स अवेलेबल हैं। कामयाब जवान की पूरी पॉलिसी उस पर पड़ी है। ठीक है। अगर इनको किसी किस्म की बिजनेस फिजिबिलिटी चाहिए, बिजनेस प्रपोजल बनाने में अगर कोई मसला मसाइल है, वहाँ 200, 400, 500 मुख्तलिफ बिजनेसेस की बिजनेस फिजिबिलिटीज भी रखी हैं। समेडा के साथ ये रब्ता कर सकते हैं, समेडा के रीजनल ऑफिस में जा सकते हैं। 21 पार्टनर बैंक्स हैं, उनकी ब्रांच में जाकर ये आगाही हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे आसान मैं इनको यही पैगाम दूंगा कि ये कामयाब जवान .gov.pk पे जाएं। आज स्मार्टफोन तकरीबन सभी के पास है, तो ये उधर से जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फॉर्म फिल करें। और पहले हमारा प्रोसेस काफ़ी स्लो था, जैसे मैंने आपको कहा कोरोना की वजह से, उसको स्पीड अप कर रहे हैं। और जैसे ही ये फॉर्म सबमिट करेंगे, इनके फॉर्म को स्टडी करने के बाद इन्हें बैंक से कॉल आएगी और बैंक से कॉल थ्रू अगर ये कर जाते हैं इंटरव्यू में, पास हो जाते हैं, तो फिर इनकी थर्ड पार्टी आकर एक फिजिकल इंस्पेक्शन करेगी और उसके बाद इनको लोन जारी कर दिया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो बैंक को ये दे दें। सही है। हमारा अगले चंद रोज में, जैसे मैंने आपको कहा, सारा डाटा डैशबोर्ड हमने बना लिया है, वो पब्लिक करने लगे हैं। उसके बाद नौजवानों के लिए हमने कामयाब जवान ऐप बना ली है, उससे इनको बड़ी आसानियां हो जाएंगी। हर किस्म का प्रोग्राम जो हम कामयाब जवान के बैनर तले चला रहे हैं, वो सारी इनको हेल्प आउट की जाएगी। इसी तरह स्किल स्कॉलरशिप्स जो हम दे रहे हैं, ठीक है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक वज़ीर आज़म, एक हुकूमत जिसका विजन है हाई टेक स्किल स्कॉलरशिप्स देना, 70,000 से लेकर 1,25,000 रुपये तक। हमने लैपटॉप्स नहीं बांटे हैं चॉकलेट्स की तरह, हमने हाई टेक एजुकेशन दी है, टेक्निकल एजुकेशन दी है, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार मिल रहा है राइट अवे। सर्टिफिकेशन अभी वो ले रहे हैं स्टूडेंट्स और उनको जॉब्स ऑफर हो चुकी हैं। तो ये डिफरेंस है PMLN और PTI का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन का। अपनी शख्सी तशरीह के लिए इमरान खान ने लैपटॉप के ऊपर अपनी तस्वीरें या नाम नहीं लिखा है। इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नौजवानों को स्किल इन्हेंस करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी हैं, जो कि एक स्कॉलरशिप से 2 लैपटॉप आ सकते थे। लेकिन वो लैपटॉप्स का क्या बना? वो लैपटॉप्स तो चंद अरसे के बाद OLX पे और हफीज सेंटर और यहाँ मुख्तलिफ सेंटर्स में जाके नौजवानों ने बेच दिए। उसकी टेक्नोलॉजिकल शेल्फ लाइफ कितनी थी? 1 साल। तो ये जो हम कर रहे हैं, हाईटेक कोर्सेज दे रहे हैं हज़ारों लाखों की तादाद में नौजवानों को, ये इंशाल्लाह ताला एक खामोश इनकलाब है पाकिस्तान में। कामयाब जवान एक खामोश इनकलाब है जो आप देखेंगे आने वाले चंद महीनों में।
इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवान उम्मीद करते हैं कि ये इनकलाब हम आएंगे। देखेंगे। उस्मान डार साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अच्छा, वो जो हफीज़ सेंटर वाला मामला है ना, तब हम लोग भी स्टूडेंट थे जब ये लैपटॉप दिए जा रहे थे, लेकिन इसमें ये भी देखना चाहिए कि वो तलबा को भी ख्याल करना चाहिए कि आपको किस काम के लिए दिए जा रहे थे और अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, तो ये अखलाकी तौर पर हमारी पस्ती को भी जाहिर करता है कि हमें किस काम के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही होती है, कोई भी अच्छे काम किए जा रहे हों, कोई फ़ायदे के लिए बात की जा रही हो और हम आगे से क्या करते हैं। तो हमारे तलबा को जो है पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पैसों की तरफ जो है ना कम ध्यान देना चाहिए। हम देखें ना हमजा, हमारे बच्चों का कुछ रुझान तो ये है और कुछ हमारा जो तालीमी हम देखें स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारे दूसरे ममालिक से हम बहुत नीचे हैं। उसमें हम ये देख रहे हैं कि कुछ तो हमारी कोरोना ने कसर निकाल दी है, जो रहती सहती कसर, मतलब हम कह रहे हैं कि तालीमी निज़ाम वैसे ही थोड़ा कमज़ोर था, उसके बाद फिर जो कोरोना आया उसके बाद जो रहती सहती कसर थी वो भी पूरी हो गई और तालीमी निज़ाम को मज़ीद पीछे धकेल दिया कोरोना ने। बिल्कुल, हम जब नौजवानों की बात कर रहे थे अभी उस्मान डार साहब से, तो नौजवानों के लिए तो सबसे अहम चीज़ क्या है, वो है तालीम। तो उसकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब बजट आने वाला है, उस हवाले से भी बात करना ज़रूरी है कि तालीम को कितनी जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमारे जहन में तो यही आता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जा रही होती है, तालीम के शोबे को दी जा रही होती है। तो नज़रें जो हैं वो एजुकेशन के बजट के ऊपर भी हैं। कोरोना वबा ने जहाँ मुल्क की मईशत को तहोबाला किया है, वहीं पर हम आला तालीम की बात करें तो इस आलमी वबा ने शदीद उसको मुतासिर किया। मुआशी बहरान की वजह से तलबा को यूनिवर्सिटी फ़ीस अदा करने में भी मुश्किलात पेश आ रही थी, जबकि दाखिलों में कमी और मुआशी सरगर्मियों की कमी से निजी और सरकारी जामियात भी माली बहरान का शिकार रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में देखें तो जामियात में दाखिला लेने वाले और यहाँ से दुनिया की दीगर जामियात जो पढ़ाई के लिए जाने वाले तलबा हैं, उनकी अक्सरियत में जो है वो गुम का शिकार रहे हैं। ये बेयकीनी की कैफियत जो थी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और तलबा के लिए इंतहाई कर्ब का बाइस बनी रही है। इन मसाइल के हल के लिए हुकूमत और तालीमी जो माहिरीन हैं वो सर जोड़कर एक जामे पॉलिसी क्यों नहीं बना लेते हैं, या बनानी चाहिए भी, क्योंकि जितना हर्ज हमारे तालीमी शोबे का हुआ है, या हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जिस तरह से हमजा बता रहे हैं कि या तो लोग बच्चे जो हैं वो एडमिशन्स ले नहीं पा रहे हैं, उनके पास दाखिलों की फ़ीसेस मौजूद नहीं है, और फिर निज़ाम भी उस तरह का नहीं है। तालीमी निज़ाम भी अगर हम अपना हायर एजुकेशन का देखें तो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमारे उतने अच्छे नहीं हैं। पॉलिसीज़ इतनी जल्दी से तब्दील होती हैं जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो खासे परेशान रहते हैं, जामियात बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार भी करते रहती हैं। हमारे साथ माहिर तालीम रेहान यूनुस साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करें साइल हैं क्या, इनको हल कैसे किया जा सकता है। रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए, पहले तो हम कोविड की बात कर रहे हैं ना, हमने ये देखा जी कि मैट्रिक के इम्तिहानात नहीं हो रहे, हमने देखा इंटर के इम्तिहानात नहीं हो रहे, अब हम आला तालीम की बात करते हैं। ज़रा उसके क्या मसाइल थे, उसको शायद इतना एड्रेस भी नहीं किया गया, ज़रा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को ज़्यादा एड्रेस किया जा रहा था। आला तालीम में जामियात को क्या प्रॉब्लम्स रही हैं? जी कोविड में सबसे ज़्यादा जो एक हमें चैलेंज का सामना करना पड़ा वो ऑन कैंपस एजुकेशन से हमने डिजिटल लर्निंग की तरफ जाना पड़ा। ठीक है। और जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं तो उस हवाले से हमने ये देखा कि हम लोग टेक्निकली और मेंटली तैयार नहीं थे। अच्छा। और उसमें जो सबसे बड़ा इशू जो आया वो बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ थी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू आया, ऑल्दो कि वर्ल्ड ओवर आया। अमेरिका जैसे मुल्क में लोगों ने देखा कि CNN ने रिपोर्ट किया कि स्टूडेंट्स कनेक्टिविटी का जो इशू है उसको फेस कर रहे हैं। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन का आया, और उसके बाद जो लोग जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स उसके लिए ट्रेंड नहीं थे उसको उस तरह से ऑप्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक सडन चेंज था। तो उसमें इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आए। फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हायर एजुकेशन में जो रिसर्च वर्क है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। तो ये कुछ चीज़ें जो थी माली बहरान का कितना सामना करना पड़ा इस वबा की वजह से। जी, जिस तरह बाकी सेगमेंट्स जो हैं वो मुतासर, एक फाइनेंशियल हिट आया है, इसी तरह से जो एजुकेशन सेक्टर है उसको बहुत बुरे तरीके से इसने डिस्टर्ब किया है फाइनेंशियली। ऑल्दो कि गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छा एक इकदाम ये किया कि स्टेट बैंक ने ऑर्गेनाइजेशंस को लोन दिए, यूनिवर्सिटीज़ ने भी वो अचीव किए कि वो ऑप्ट किए और उन्होंने अपनी स्टाफ को जो है वो सैलरीज़ वगैरह पे की। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पूरी सोसाइटी, पूरा एक वर्ल्ड जो है वो इफ़ेक्ट हो रही थी, और उस वजह से स्टूडेंट्स को फ़ी देने में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से जो हमारा ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर मुतासर हुआ है बल्कि जो गवर्नमेंट की जो जामियात हैं वो भी इसमें बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुई हैं फाइनेंशियली। और स्टिल बिकॉज वी आर स्टिल इनटू द पेंडेमिक और अभी ये मामला चल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वैक्सीन के आने के बाद और जिस तरह से इस वक्त गवर्नमेंट ने फोकस किया है असातिज़ा को, स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगाने के हवाले से,
तो आई होप कि एक अच्छा एनवायरनमेंट दोबारा बनेगा और हम अब इंशाल्लाह रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, हम बात करते हैं तालीम की, फिर हम बात करते हैं मयारी तालीम की। ये जो इनके दरमियान एक बारीक सी लाइन है, इस फ़र्क को आप किस तरह से देखते हैं? हम बच्चे को तालीम दे रहे हैं या मयारी तालीम दे रहे हैं, इसके ऊपर हमें कितना फोकस रखने की ज़रूरत है और फिर गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार होता है? हम देखते हैं बाकी ममालिक में बजट के अंदर एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। आप देखते हैं कि हमें भी कुछ प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बजट ज़्यादा होना चाहिए हमारा एजुकेशन में? जी, मैं इस पे डायरेक्ट बात करने से पहले एक बात करूंगा कि इस वक्त दुनिया जो है वो इनोवेशन की बात नहीं कर रही, वो दे आर टॉकिंग अबाउट टू इनोवेट द इनोवेशन। तो वो अब इनोवेशन को इनोवेट करने की बात कर रहे हैं। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो हम जिस तरह एक कैरिकुलम की गवर्नमेंट बात कर रही है कि सिंगल कैरिकुलम जो है वो करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। लेकिन क्योंकि स्कूल्स की आपने अगर पहले बात की, तो वो उसको इनिशिएट करने से पहले क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि जब हम एक इनिशिएटिव लेते हैं तो उसका ग्राउंड वर्क हमें देख लेना चाहिए कि क्या हमने उसके लिए कोई तैयारी कर रखी है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एज ए नेशन, जो मैं ये समझता हूँ एक एजुकेशनिस्ट, वो मैनेजमेंट का इशू है। हमारे पास शायद रिसोर्सेज का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना हमारे पास मैनेजमेंट का इशू है। अच्छा। अगर हम चीज़ों को मैनेज कर पाएँ अच्छे अंदाज में, तो हम बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनको आने ही ना दें और प्रोएक्टिवली उनको पहले से ही हम रिजॉल्व कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम इनोवेशन की फिर वो बात करते हैं, जिस तरह आपने ये देखा कि बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो हम ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो इनोवेशन ही है। लेकिन अगर हम अपने कंट्री की तरफ देखें तो ये इनोवेशन आती है एजुकेशन से, और अगर एजुकेशन जो है वो हमने उसको उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया हुआ, उस तरह से हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो ट्रेंड नहीं हैं, हम उन रस्तों पे अपनी रिसर्च नहीं कर पा रहे, तो वो फिर एक हमारे लिए चैलेंज बन जाता है, एक सोशल चैलेंज बन जाता है। वो जो लोग जिनको हम वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो कि आगे चल के वो 1-2 साल में वो सेगमेंट्स ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तो वो उनको हमें फिर आगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या किसी और हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम नहीं तलाश कर पाएंगे और हमारे लिए एक और सोशल इशू क्रिएट हो जाएगा। बजट के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, बजट आ रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि बजट जो है तालीम के हवाले से कितना होना चाहिए, और क्या जो अभी तक हमारा तालीम के लिए बजट मुख्तस किया जाता है वो काफ़ी है? हायर एजुकेशन के हवाले से हम बात कर लें या वैसे बात कर लें? जी, मैं आई एम एन एजुकेशनिस्ट, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ या इकोनॉमी को उस तरह से पे बात करने से पहले मैं एक बात लेकिन मुझे पता है कि हम अगर समझ लें कि एजुकेशन है क्या और उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन हासिल करने वाले ने जो है कल को प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, एजुकेशन हासिल करने वाले ने कल को जो है ब्यूरोक्रेट भी बनना है, उसने पॉलिटिशियन भी बनना है, उसने बाकी डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, उस्ताद भी बनना है। तो अगर हम इस चीज़ को सामने रख के अपने एजुकेशन पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करें तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारे अगेन इश्यूज जो हैं उसको हम उस पर काबू पा लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। हायर एजुकेशन के लिए कोई एक चीज़ जो गवर्नमेंट को इस बजट में करनी चाहिए या गवर्नमेंट को कुछ रिफॉर्म्स लानी चाहिए, जो एक चीज़ आप एज एन एजुकेशनिस्ट समझते हैं कि ये थोड़ा सा जो है ना ये मामला कुछ ख़राब है, इसको बेहतर कर दें? कुछ कई चीज़ें होती हैं जो जहन में होती हैं, कोई एक चीज़? सर, मैं इसमें जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि जो हमारी हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिसर्च हो रही है उसको गवर्नमेंट जिस तरह की भी ग्रांट्स जो है वो दे रही है वो बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो सेगमेंट जो है मुतय्यन गवर्नमेंट को करने चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारे पैसे रिसर्च के ऊपर लगा रहे हैं, बट क्या उसके अकॉर्डिंगली हम उस तरह के पेटेंट्स मार्केट में लेके आ रहे हैं? क्या हमारी वो ज़रूरियात पूरी हो रही हैं? आज पाकिस्तान जो है उसके अंदर क्या जो है वो कोई ऐसा पोर्टल मौजूद है ई कॉमर्स का जिस पे पाकिस्तान के लोग अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकें, जिसको पाकिस्तान ही का कोई शख्स ओन करता हो? अगर कोई 1-2 मशहूर पोर्टल्स हैं तो वो पाकिस्तान जो है उनको या पाकिस्तानी उनको ओन नहीं करते। तो मकसद ये है कि इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस, जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रही है, हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए ई कॉमर्स के ऊपर। ठीक है। जिस तरह अगर बजट की आप बात करें तो हमें लोगों को, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में ई कॉमर्स की तरफ लाने की ज़रूरत है और उसके ऊपर हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। दुनिया
इस वक्त मैं एक बात आपसे कहता चलूँ कि एक एंटरप्रेन्योरल जो यूनिवर्सिटीज़ का एक कल्चर है उस तरफ जा रही है। Exactly. हमें अब एंटरप्रेन्योर्स को पैदा करना है, ना कि जॉब सीकर्स को। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रेहान यूनुस साहब सबसे पहले पाकिस्तान था बने तो वो बता रहे थे कि तालीम के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और तालीम के लिए तो जितना भी काम किया जाए वो कम ही होता है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और मैं और हमज़ा अक्सर बात कर रहे होते थे कि टीम सिलेक्शन जो है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए, और इस बार हमज़ा बहुत ही जल्दी टीम सिलेक्शन हो गई हैं। आप देखें कि दौरा इंग्लैंड है और वेस्ट इंडीज़ है, जिसमें बताया गया है कि 3 वनडे और 2 टेस्ट और 8 T20 मैचेस के लिए जो कौमी स्क्वाड का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया उसके गया अंदर कुछ चीज़ें हैं ना कर दिया गया है। जो शुएब मलिक नहीं है, वहाब रियाज नहीं है, उनके ऊपर बात हो रही थी कि उनको शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नहीं किया गया। इमाद वसीम की जो है वो वापसी हुई है और हारिस सोहेल की भी स्क्वाड्स में वापसी हो गई है, जबकि नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास भी वापस आए हैं। साथ आज़ाद आज़म खान के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि उनको चांस दिया गया है, उनके फिटनेस के मसाइल सामने आ रहे थे। शर्जील को भी रिटेन किया गया है, आबिश जो है वो जगह बनाने में नाकाम रहे। और दानिश अजीज़ हैं, आसिफ अली हैं, इनको स्क्वाड में जगह जो है वो ये नहीं बना पाए हैं, नाकाम हो गए हैं। फ़खर जमान है, वनडे और T20 स्क्वाड में शामिल, उन्हें भी किया गया है। फिर आज़म खान की जैसे कि हमज़ा बात कर रहे हैं कि पहली मरतबा कौमी स्क्वाड में उन्हें शामिल किया गया है और वो T20 टीम का हिस्सा भी होंगे। बिल्कुल, सलमान अली आगा को भी खैर शामिल किया गया पहली मरतबा कौमी वनडे टीम में। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, टीम जब अनाउंस हो गई है तो कुछ ये भी तनकीद हो रही थी कि अभी PSL होने वाली है, PSL के अंदर भी कारकर्दगी देख ली जाती तो फिर टीम को अनाउंस कर दिया जाता, या हमारे पास टाइम ही नहीं था? ठीक किया टीम अनाउंस करके। वालेकुम अस्सलाम हमजा, हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि 24 जून को ये ख़त्म होगी और 25 जून को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड रवाना होना है। और बस मोहम्मद वसीम, जिन्हें हम लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कहते थे, कल वो लैपटॉप लेकर नहीं बैठे। और दिलचस्प बात यह कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया तजुर्बा किया हमजा। मोहम्मद वसीम ऑडियो कॉल कर रहे थे मुख्तलिफ प्लेयर्स को, तो उसको शूट किया और शूट करके उसको रिलीज कर दिया। क्या मकसद है इसका? पहले वो कॉल भी सुनते हैं फिर वो आपको। वैसे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सॉरी टू कट यू, इसमें हम वो आपसे बात उस पर प्रॉपरली करना चाह रहे थे। ज़रा नाजरीन के शायद नज़र गुजरी हो, वो कॉल ज़रा इनको सुना देते हैं जो वसीम साहब ने की है। वालेकुम अस्सलाम, हारिस मोहम्मद वसीम है, कैसे हो? ठीक है वसीम भाई, आप बताएं। ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा, आपको बताना था कि यू आर पार्ट ऑफ इट और इंग्लैंड टूर ODI सीरीज़ के लिए ऑब्वियसली अभी आपका टैलेंट, आपकी एबिलिटी सबको पता है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने हमारी डिस्कशन उस पर हुई थी और अभी बड़ी अच्छी रिपोर्टें आई हैं और लुकिंग फॉरवर्ड भी आपका कमबैक अच्छा होगा, हमारा टूर अच्छा करेगा इंशाल्लाह। अच्छा ताबिश, आपको बताना था कि अनफॉर्चुनेटली यू आर मिसिंग आउट, इस टूर पे आप नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आपकी क्रिकेट खत्म हो गई है या आपका कैरियर खत्म हो गया है। बिल्कुल दिल छोड़ने वाली कोई बात नहीं है सर। मैं इंशाल्लाह ताला, नाम नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, फिर आगे एक और सीरीज आ रही है, बहुत सारे अभी टूर्नामेंट्स आएंगे। इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करके वापस कम बैक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, मिर्ज़ा साहब, ये कॉल किया जाना इस तरीके से और प्लेयर्स को कहा जाना कि आपको इन वजूहात की बिना पर नहीं शामिल किया गया, उन्हें भी पता चल गया था कि वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, क्या ये ज़रूरी था? ईशाल, ये वो जो कहते हैं ना कि ये गिमिक्स हैं क्रिकेट के, और कभी दुनिया में कहीं मैंने तो नहीं देखा, मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, कि कोई चीफ सेलेक्टर इस तरीके से कॉल करे और उसकी कॉल बाकायदा, ये तो फिल्म की शूटिंग थी ऐसा लग रहा था क्योंकि वीडियो कैमरा ऑन था, चीफ सेलेक्टर को पता था कि मैं बात कर रहा हूँ, स्पीकर उन्होंने ऑन किया हुआ था। ये सब ड्रामे जो है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने की तरफ ले जाएंगे। इससे पहले भी ड्रामा हुआ, आपको पता है, अबू धाबी में 11 मई से पाकिस्तान की 7 रुकनी टीम मौजूद थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और फिर शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा को मदाखलत करना पड़ी उनके कहने पर, और फिर सिंध के सूबाई वजीर जो है नासिर हुसैन शाह, वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने इन्वॉल्व हुए। तो क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे, कर क्या रहा है ये क्रिकेट बोर्ड? बिल्कुल ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है। इस पे हमें भी हैरत थी, ऐसी लगा कि जैसे शायद कोई PCB मूवी बनाना चाह रहा है, जैसे आपने कहा। खैर,
जो सिलेक्शंस हैं उसके ऊपर आपको क्या लगता है? हम बात कर लेते हैं आज़म खान की सबसे पहले। उनकी जो फिटनेस थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात थे। आपको लगता है कि वो इतने फिट हो गए हैं कि उनको टीम में आ जाना चाहिए? और जैसे वो हिटर हैं वो तो हमें मालूम ही है, लेकिन अभी जगह बनती थी उनकी? हमजा, दरअसल आजम खान के वालिद मोइन खान टेस्ट क्रिकेटर, उनके ताया नदीम खान डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और उनके मुंह बोले ताया वसीम अकरम सारे पीछे से शॉट्स खेल लें। तो जब इतना सपोर्ट होगा, एक गरीब का बच्चा अगर इतना हैवी होगा, वो कैसे उसको एंटर ही नहीं होने देंगे। और आजम खान इस टूर से पहले उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुलाया गया। पाकिस्तान में कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्कि हैं, जो फिटनेस चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया जाता। आजम खान को बुलाया गया और फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैं पाकिस्तान खेलने के लिए बेचैन हूं। इसका मतलब है सारी चीजें पहले से सेट थी, उनको बुलाया इसी पर्पस के लिए गया था कि वो सेलेक्ट होंगे। ये सरासर ज्यादती है। मैं आजम खान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके कार से उनको टीम में लाया गया वो ज्यादती है। वरना आजम खान टैलेंटेड प्लेयर है, अभी आप उसको खेलने दें। अभी वो एक फर्स्ट क्लास मैच, 8 लिस्ट ए के मैचेस और 24 T20 खेला है, और आप एकदम से उसको पाकिस्तान टीम में 3 साल में ले आए, ये सरासर ज्यादती है। अच्छा, शोएब मलिक को हम देख रहे हैं कि स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया, क्या उनको मौका दिया जाना चाहिए था, या फिर ठीक है उन्हें नहीं खिलाया गया, कोई बात नहीं? ईशाल, अब मुझे लगता है जिस तरह चीफ सेलेक्टर ने कहा ना कि जो उन्होंने लड़के मुंतखब किए यही वर्ल्ड कप T20 के लिए होंगे, तो इसका मतलब ये है कि अक्टूबर 1999 में शोएब मलिक ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट का सफर शारजा क्रिकेट स्टेडियम से शुरू किया था, मुझे लगता है वो खत्म हो गया। ये लोग हफीज को भी अभी निकालेंगे, आप देखिएगा अगर हफीज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो वो भी वर्ल्ड कप की टीम में नहीं होंगे। दरअसल इन कोचेस को चाहिए ऐसे प्लेयर्स जो भाई के कि मिसबा भाई, वकार भाई, जो उनके हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करे, उस टाइप के प्लेयर्स चाहिए। देखें वहाब रियाज भी अब नहीं है, आमिर ने जो है वो पहली स्टेटमेंट दे दिया कि वो इस जो कोचिंग स्टाफ की कोचिंग में नहीं खेलेंगे, शोएब मलिक भी बाहर हो गए। तो ये सब नए यंगस्टर्स को लाना चाह रहे हैं, अल्लाह खैर करे। वर्ल्ड कप T20 बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसमें सीजन प्लेयर्स के साथ, जूनियर के साथ साथ सीजन प्लेयर्स की शमूलियत भी बहुत जरूरी है। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, अब हम टीम की बात करें। अब्बास की वापसी हुई है, टेस्ट टीम की बात कर लेते हैं, लेकिन यासिर शाह जो हैं वो वाकई अभी तक अनफिट हैं? क्या इंजरी है उनकी जो अभी तक हील नहीं हो रही है, या फिर कोई और मसला है जो हील नहीं हो पा रहा? बड़ा आपने ये डॉट जिसे सवाल कहते हैं ना हमजा, आपने किया क्रिकेट नाकिद की हैसियत से। मसला ये है कि शादाब खान फुल्ली फिट नहीं थे, और शादाब खान पर हेड कोच मिसबाह उल हक बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनके साथ खेले। शादाब खान का ताल्लुक भी मियां वाली से है, मिसबाह उल हक का ताल्लुक भी मियां वाली से है, और फिर शादाब खान को वाइस कैप्टन अचानक बना दिया। वो अपनी फिटनेस फुल्ली रीगेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया। अब देखें जाहिद महमूद इतना अच्छा बॉलर है, उसको टेस्ट टीम की तरफ फेंक दिया गया। शादाब खान और उस्मान कादिर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उस्मान कादिर को ड्रॉप नहीं कर सकते थे, तो छुरी किस पर चलाई जाती? यासिर शाह के ऊपर यह बहाना कर दिया गया कि यासिर शाह जो है उनकी नी की प्रॉब्लम है, उनका घुटना जख्मी है। पिछली दफा भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उनको बगैर पूछे ड्रॉप कर दिया गया, इस मर्तबा भी। तो जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। मुझे लग रहा है जो चीफ सेलेक्टर अब तो लैपटॉप नहीं रहे, मोहम्मद वसीम, उनकी पीछे से डोरियां कोई और हिला रहा है। वो सिर्फ डमी चीफ सेलेक्टर है, ऑन स्क्रीन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सूट पहन कर आते हैं, गुड लुकिंग है, फिर उसके बाद शूटिंग भी कराते हैं, वीडियो कॉल्स की, ऑडियो कॉल्स की, लेकिन मुझे लग रहा है पीछे से हमजा उनकी डोरियां कोई और खींच रहा है। ठीक है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं मिर्जा साहब के T20 जो है वर्ल्ड कप की हम बात कर लेते हैं। हमें ये था कि जैसे PSL 6 की के मैचेस होते हैं तो उसके बाद शायद फाइनलाइज होना चाहिए कि कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो जा सकते हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। क्या इसका फैसला बहुत जल्दी नहीं हुआ? नहीं विशाल, इनके पास वक्त कम था, खिलाड़ियों के पासपोर्ट लेने थे, वीजे के लिए अप्लाई करना था, बहुत सारी चीजें। और फिर 24 जून को जैसे ही फाइनल खत्म होगा, 25 जून को मुत्तहिदा अरब अमारात से ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लैंड रवाना होगी। 8 जुलाई को हमारा पहला वनडे है कार्डिफ में, तो वक्त कम था। लेकिन पहले आप देखें कि मिसबाह उल हक और बाबर आजम का स्टेटमेंट आया था कि PSL की परफॉर्मेंस को भी हम सामने रखेंगे, उनके लड़कों को भी सेलेक्ट करेंगे। तो उन लड़कों का तो दिल टूट जाएगा जो PSL में अच्छा परफॉर्म करना चाहेंगे। 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसमें क्या करेंगे, ड्रेन आउट हो जाएंगे। अल्लाह खैर करे, अब देखें क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं कौमी सेलेक्टर्स। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, मोहम्मद आमिर की बात कर लेते हैं। बाबर आजम का एक स्टेटमेंट सामने आया था कि मैं
आमिर से बात करूंगा, क्या ये मुसद्दिका स्टेटमेंट है? पहले तो ये बता दीजिएगा, और क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो मोहम्मद आमिर से बात करेंगे और फिर वो मान जाएंगे तो इस पोजीशन में होंगे कि उनको टीम में रखवा सकेंगे? देखिए, अभी बाबर आजम इस वक्त टॉप के प्लेयर है, दुनिया के स्टार प्लेयर, लेकिन उन्हें अभी ग्रूमिंग की जरूरत है। आप देखें, उन्होंने तो हमें पता चला है कि एक ट्यूटर भी रखा हुआ था उनके लिए कि वो उनको इंग्लिश पढ़ाए, उनको बात करने का तरीका बताए। उन्होंने जज्बात में आकर ये कह दिया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा होगा तो उसके बाद जो उन्हें डांट पड़ी होगी हेड कोच मिसबाहुल हक की जानिब से, जिनके खिलाफ आमिर ने स्टेटमेंट दिए। आप देखें कि न सिर्फ आमिर ने बल्कि शोएब मलिक ने भी टीम मैनेजमेंट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम फ्लो में या तो कह गए, फ्लो में कह गए, लगता है उनकी इतनी चलती थी। उन्होंने 2 लड़कों को सेलेक्ट कराना था, हमजा, इमाद वसीम और हारिस सुहेल, जिनको पिछले दौरे में नहीं लिया गया था, जिस पर बाबर आजम नाराज हो गए थे। तो वो 2 लड़के आ गए। अब अल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। सर सरफराज जो हैं वो साथ चलते चले जा रहे हैं, वो भी बाबर आजम की जिद का जा रहा है। तो सरफराज के साथ हम करना क्या चाह रहे हैं? अब तो आजम खान को हमने सेलेक्ट कर लिया, साथ हमारे साथ रिजवान मौजूद हैं, उनको तो रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता। फिर हमने सरफराज को भी साथ रख लिया, हमारे साथ शर्जील भी मौजूद हैं, फ़खर भी मौजूद हैं, साथ 2 ओपनर्स बाबर आजम और रिजवान भी मौजूद हैं। मिडिल ऑर्डर वीक है, उसमें हम बंदा एंटर नहीं करने जा रहे, कोई मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए 4 ओपनर्स खिला देंगे T20 में। देखिए, आपने जो हमजा कहा ना, जिद बाबर आजम जो है वो पे ऑफ कर रहे हैं। जब बाबर आजम क्रिकेट की दुनिया में आए तो सरफराज ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था। 2015 में मुझे याद है 31 मई 2015 को बाबर आजम जो पहला मैच खेले थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो ड्यूरिंग हिज कैरियर उन्हें सरफराज ने बड़ा सपोर्ट किया है। और सरफराज भाई की वो इज्जत भी करते हैं, तो वो चाहते हैं कि सरफराज भाई कम से कम डेली अलाउंस वगैरह तो लेते रहे, टीम के साथ ट्रैवल करते रहे। जब तक करते रहेंगे। अब उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन रोहेल नजीर के साथ सरासर ज्यादती है। पाकिस्तान अंडर 19 का वो कप्तान रहा है, यंग अपकमिंग प्लेयर है, उसके साथ ज्यादती है, उसको बिल्कुल ही इन्होंने राइट ऑफ कर दिया है। तो फिर मिर्जा साहब यही कहा जा सकता है कि जाती मफादात के तहत कुछ खिलाड़ियों को एंटर किया गया है, कुछ को जाती चपलिश के तहत निकाल दिया गया है? नहीं, इसको हम जाती मफादात नहीं, इसको हम कहेंगे पसंद नापसंद, नेपोटिज्म, अकरबा परवरी की बुनियाद पर, क्योंकि जिसकी पर्ची तगड़ी है वही पाकिस्तानी टीम में अब आ रहा है। अब तो आप देखें, पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट होना बहुत आसान हो गया। कल मैं एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा हमारे दौर में तो सिलेक्शन के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन अब तो आप आराम से आ जाते। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आजम खान आए हैं, एक पहले बाजीद खान भी आपको पता है, एक टेस्ट मैच खेले थे, उन पर छाप लगी थी माजिद खान की। और बाजीद खान के दादा डॉक्टर जहांगीर खान जब सिलेक्शन कमेटी में थे तो उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया था कि मफादात का टकराव, उनका बेटा माजिद खान सेलेक्ट होने जा रहा था। तो इस तरह से कई एग्जांपल्स हैं। माजी में एक फास्ट बॉलर आए थे आमिर हमीद, वो पीसीबी के एक साबिक चेयरमैन के रिश्तेदार थे। तो जो सिफारिश पर आता है प्लेयर, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। जुनैद जिया भी देखें, ज्यादा अरसा नहीं रह सके, तौकीर जिया के साहबजादे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हमजा, आपकी तो मुझसे ज्यादा नॉलेज है माशाल्लाह। नहीं, आपसे आपको सुन के जो है हम सीखते हैं, उसी में से कोई पॉइंट निकालते हैं, फिर वही सवाल कर देते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, और हम उम्मीद पाकिस्तानी टीम जो अब सिलेक्ट कर ली गई है वो अच्छा परफॉर्म करे और T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ही जीतेगा। लेकिन अभी उसमें टाइम है, टीम सिलेक्शन में कुछ तब्दीलियां फिर भी हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान के टैलेंट की बात करें, लाजमी तौर पर करें। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तानी नौजवान खेल हो, तालीम हो या फिर फ़न के शोबे हों, उनमें अपनी सलाहियतों का लोहा दुनिया भर में मनवाते आए हैं। और ऐसी एक उभरती गुलकारा आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो गायकी में पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करना चाहती हैं। सामिया गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वैसे तो आप छोटी सी हैं। मैं ठीक हूँ, आप नेस्कैफे बेसमेंट में आप जा चुकी, पाकिस्तानी फिल्म के लिए आप गाना गा चुकी, क्या क्या कुछ आप कर चुकी हैं अभी तक, ये ज़रा हमें बता दें। अच्छा, मैंने स्टार्ट 2016 में किया था और क्लासिकल से मैंने स्टार्ट किया था। राग मैंने परफॉर्म किया था ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में, तब मैं स्कूल में थी। अच्छा। और वहाँ पर मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली थी। साथ एक ट्रॉफ़ी होती है, रोशन आरा बेगम ट्रॉफ़ी, जो मिलती है बेस्ट क्लासिकल वोकलिस्ट को अक्रॉस स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो भी मैंने विन की थी। अच्छा, वैसे अभी भी आप स्कूल में ही लगती हैं, यहाँ आगे बढ़ी हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। और उसके बाद फिर इसी तरह आगे टैलेंट पे ही बेस पे मुझे एडमिशन मिला पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में।
वहाँ ₹10 स्कॉलरशिप पे मैं पढ़ी हूँ। अच्छा। और वो जो 85% प्लस वालों को मिलता होता था वो आपने म्यूजिक की बेस पे? हाँ जी, वो मैंने म्यूजिक की बेस पे ली, टैलेंट बेस पे। अच्छा। उसके बाद फिर टैलेंट बेस पर ही मेरी पढ़ाई आगे सेरेना होटल्स वालों की तरफ से स्पॉन्सर हुई है NCA के लिए। ये आपका अपना ख्वाब था, अपनी ख्वाहिश थी कि मैंने गाना गाना है, मैंने म्यूजिक की तरफ जाना है, या घर वालों की ख्वाहिश थी? मेरी ख्वाहिश तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की थी कि ये कुछ आगे म्यूज़िक में करे, बिकॉज मैंने 3 क्लास में नात में पढ़ना शुरू की थी और तब घर वालों को नहीं पता था। स्कूल में ऐसी कंपटीशन हुआ तो मैंने परफॉर्म कर दिया, वहाँ पर नात पढ़ दी। तो घर जब मैं पोजीशन लेके आई तो दे वर लाइक वाह, कि मतलब इसने तो कभी हमारे सामने पढ़ा ही नहीं, गाया भी नहीं कभी, कुछ ऐसे। तो उसके बाद फिर जब मैं 9th क्लास में थी तो कंपटीशन हुआ स्कूल की तरफ से, फिर उन्होंने मुझे भेजा तो तैयारी वगैरह करवाई, तो फिर मैं फर्स्ट पोजीशन लेके आई। तो वहाँ से और ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि, और फिर घर की तरफ से भी सपोर्ट था, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। सिखा कौन रहा है आपको? कोई ऐसा प्रॉपर ट्यूटर तो नहीं है मेरे, यहाँ टीचर नहीं है जो मुझे सिखा रहे हैं। सीनियर्स हैं मेरे काफ़ी, नुमान अली भाई हैं, नुमान हैदर भाई हैं, और इसके अलावा स्कूल कॉलेज में थे फरहान भाई वगैरह, और इसी तरह मतलब जितने सीनियर्स हैं म्यूजिक में जितना जिधर से मिला उतना आपने ले लिया कि भाई मैंने इधर से भी ले लिया। क्या बात है आपकी, ये तो बड़ी बात है। फेवरेट सिंगर वैसे कौन है? पाकिस्तानी नहीं, ओवरऑल आप बता सकते हैं। ओवरऑल प्लेबैक में बता दें और फिर वैसे बता दें। वैसे तो मुझे मैडम नूरजहां बहुत पसंद है। अच्छा। उनको बहुत सुनती हूँ, और अगर प्लेबैक का मतलब ओवरऑल किया जाए तो श्रेया घोषाल, उनको भी बहुत सुनती हूँ, और सब, और नुसरत अली खान साहब मेल्स में। अच्छा, आपको यानी कि ये सब पसंद है, ये सब लोग पसंद हैं। तो आगे फ्यूचर में हम आपकी कुछ 2 पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर भी गाने आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तैमूर वज़ीर हैं, उनके साथ सर, ही इज़ माय सर एज वेल, लाइक सीनियर, तो उनके साथ गाना है ड्यूएट, अपकमिंग पाकिस्तानी फिल्म है, और जो कि मीरा जी पे पिक्चराइज हुआ है। अच्छा। और वो अभी आफ्टर कोविड मूवी रिलीज़ होगी, और नईम वज़ीर साहब की मूवी है, उन्होंने ही लिखी है सारी। क्या बात है सामिया, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी। बहुत गुड लक आपके लिए कि आपका करियर बहुत अच्छा चले, और अब हम दोनों आपसे इजाज़त लेंगे। आपका वीकेंड अच्छा रहे, आपके लिए ये उम्मीद है हमारी, और हमारा भी। अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।